तो आज नए हफ्ते के साथ हम शुरुआत करें। इस हफ्ते में दो अच्छी चीज़ों के साथ हमने शुरुआत की। एक तो अर्निंग्स अब थोड़ी ज़्यादा आ गई हैं ताकि मार्केट का रिएक्शन काफ़ी अच्छे से पता लग पाए। HDFC, टेक महिंद्रा, कोटक अपनी अपनी अर्निंग्स का असर डालेंगे। दूसरा पॉइंट, आज फिर से बैंक सीमेंट सेक्टर को लेकर रिपोर्ट्स है और ये भी अपना असर एक पर्टिकुलर सेगमेंट पर ज़रूर डालेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि ग्लोबल मार्केट्स के अंदर गतिविधियां थोड़ी और बढ़ी है, खासकर अगर आप यूएस मार्केट्स को देख रहे हैं। फेड और चुनाव दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जो अगले एक महीने तक हावी रहने जाएंगे। हम पूरे के पूरे फेस्टिवल सीजन के बिल्कुल इर्द गिर्द घूम रहे हैं, दशहरा मना चुके हैं, दिवाली की तरफ देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें मार्केट के अंदर इंडिकेट कर रही हैं कि आपको थोड़ा देख के आराम से ट्रेड करना चाहिए। अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी ने 1000 पॉइंट और निफ्टी ने करीब 250 से 300 पॉइंट की इंट्राडे स्विंग करवा के ये इंडिकेट कर दिया कि वो पॉजिटिव ट्रेड भी करना समझता है, जानता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि 24,800 और साथ ही साथ 52,000 को बचाने में कामयाब हो गया बैंक निफ्टी और निफ्टी। अब क्या ट्रिगर्स होने जा रहे हैं इस हफ्ते की, इस आज के दिन के, पहले मैं वो आपके सामने रखूंगा, फिर मेरे दो सहयोगी मेरे साथ रहेंगे। आशीषा हमको ग्लोबल मार्केट्स के बारे में आइडिया देंगी कि इस समय क्या चल रहा है यूएस के अंदर स्पेशली, और दूसरा फिर सृष्टि के साथ हम कार्यक्रम में बने रहेंगे, मेहमानों को जोड़ के थोड़ा ट्रेड भी समझेंगे, साथ ही इन्वेस्टमेंट कॉल, स्विंग ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड, ऑप्शंस ट्रेड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिलसिला तरीके से हम आपके सामने रखेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज सोमवार का दिन है, मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि चारों तरफ फेस्टिवल का माहौल है, उस माहौल से निकल के आके एकदम से आंकड़ों में आके फंस जाना और उसके बाद फिर उसको आइडेंटिफाई करना, एनालिसिस करना सुबह सुबह 6 बजे, वो भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम ही है, कई सालों से कर रहे हैं, अब तो हम आदी भी हो चुके हैं। तो पहले आशीषा आपसे पास ही आता हूँ मैं। गुड मॉर्निंग, जरा बताइए जरा ग्लोबल मार्केट्स के अंदर इस समय की क्या सिचुएशन हो रही है, फिर उसके बाद हम ट्रिगर्स की तरफ जाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले ग्लोबल मार्केट ही समझ लेते हैं। बिल्कुल, एशियाई बाजारों से काफी मिले जुले संकेत डिम्पी आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। हमारे बाजारों की ही बात करें तो करीब 10 अंकों की गिरावट गिफ्ट निफ्टी पर दिखी है 24,940 के आसपास, और बाकी एशियाई बाजारों की बात करें तो निके फ्लैट है। जापानीज मार्केट में ज्यादा कुछ एक्शन नहीं है, लेकिन चाइनीज मार्केट में उछाल दिखा है। 2% की तेजी CSI 1000 इंडेक्स में दिखी है और हैंगसेंग इंडेक्स में 100 अंकों की गिरावट है। तो काफी मिले जुले संकेत एशियाई बाजारों से निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अमेरिकी बाजारों की बात करें तो पिछले हफ्ते अच्छा एक्शन दिखा। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में भी अमेरिकी बाजार तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए और आज सुबह यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो वहां पर भी एक्शन दिखा है। याद रखें, टेक्नोलॉजी शेयरों में से कई सारे कंपनियों के नतीजे इस हफ्ते आएंगे अमेरिकी बाजार में, जहां पर सबकी नजर रहेगी। इसी के साथ नेटफ्लिक्स के नतीजे आए थे, 10% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी। रिकॉर्ड ऊंचाई पर नेटफ्लिक्स शुक्रवार को बंद होता हुआ नजर आया। इसी के साथ इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट और अमेरिकन इलेक्शंस भी है नवंबर के महीने में, तो अगले एक महीने तक थोड़ी सी वॉलेटिलिटी अमेरिकी बाजारों में दिखाई दे सकती है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो वहां पर भी मिला जुला कारोबार था। डैक्स और कैक में करीब 0.5% की तेजी दिखी, लेकिन फुटसी गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। कमोडिटीज पर स्पेशल फोकस करेंगे, लेकिन क्योंकि सोना फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर $2,740 पर आउंस के आसपास सोना, और याद रखें ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो इस साल अब तक करीब 32% की तेजी सोने में दिखी है, तो शानदार तेजी ईयर टू डेट बेसिस पर। ब्रेंट क्रूड भी पिछले कुछ दिनों से वॉलेटाइल रहा है, अब $74 पर बैरल के नीचे फिसलता हुआ, सो $73 पर बैरल के आसपास, तो काफी वॉलेटाइल रहा है। लेकिन सोने पर खास मेंशन करना चाहिए, फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर। ठीक है, तो ये कुछ ग्लोबल मार्केट्स के संकेत हैं। हालांकि ग्लोबल मार्केट का संकेत एक लेवल्स में आप एडजस्ट होकर आ जाते हैं, जिसको हम गिफ्ट निफ्टी कहते हैं। अगर आप वो देख रहे होंगे तो हल्की सी गिरावट है, मैं बोलूँगा शांत ओपनिंग की आज तैयारी हो रही है मार्केट्स के अंदर। ये मोटा मोटी आपको लेवल्स भी आपको स्क्रीन पर और शीशा ने सारा एनालिसिस भी करके आपको बता दिया। अब 4 अहम ट्रिगर और कौन कौन से ग्लोबल मार्केट्स के अलावा वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, जरा जल्दी से दिखा दीजिए, फिर हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, और साथ ही कुछ मेहमानों को जोड़ के आपके सामने ट्रेडिंग कॉल्स रखना शुरू करेंगे। HDFC बैंक, टेक महिंद्रा के अच्छे नतीजे हैं, लेकिन कोटक के कमज़ोर हैं। अगर आप कोटक और HDFC को आमने सामने खड़ा कर देंगे तो किसका रिएक्शन ज़्यादा है, ये आज डिपेंड करेगा बैंक निफ्टी के अंदर। अगर मान लो कोटक के कमज़ोर नतीजों पर मार्केट ने ज़्यादा रिएक्ट किया तो फिर बाजार अभी मुश्किल होगा। अगर HDFC के अच्छे नंबर्स में रिएक्ट किया
तो फिर कोटक के बुरे नंबर्स का ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। ये दोनों बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में से एक है, लेकिन एक के अच्छे एक के बुरे हैं। दूसरा पॉइंट है टेक महिंद्रा के अच्छे नंबर आए। अब तक आईटी कंपनीज के जितने भी नंबर आ रहे हैं उम्मीद से थोड़े बेहतर आ रहे हैं, ये अच्छा साइन है। दूसरा, अल्ट्राटेक के नतीजे आ जाएंगे, लेकिन ठीक उससे पहले सीमेंट को लेकर बहुत सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, इंक्लूडिंग अल्ट्रा एसीसी भी है। तो ये देखना होगा कि नंबर से पहले कैसे इस रिपोर्ट का इम्पैक्ट आपको पड़ेगा। दूसरा, निफ्टी के लॉट साइज़ की चेंजेस का पता लग गया अब आपको। 20 नवंबर से आपको पता ही है चेंजेस होने हैं। ऑप्शंस के ट्रेड के अंदर भी वीकली ऑप्शंस को ख़त्म किया है, तो कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे निफ्टी का लॉट साइज़ 25 से बढ़कर 75 कर दिया। एक ज़माने में पहले 75 हुआ करता था, फिर 50 हुआ, फिर मिनी लॉट आए 15-15, 25-25 के, फिर से 25 के बड़े लॉट किए, अब फिर से उनमें चेंजेस किया गया है। ये लॉट साइज़ कैलकुलेशंस में चेंज होगा, इसकी क्या क्या पूरे मायने हैं ये भी हम आपके सामने रख देंगे। और आप रफ ऐसा समझ लो आप कि अगर आप 1 लाख रुपये पर लॉट खर्च करते थे ना, तो आपको 1.5 से पौने 2 लाख रुपये पर लॉट खर्च करना पड़ेगा, बस इतना ही फ़र्क आएगा। और मेरे को लगता नहीं है लॉट साइज़ के कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने जा रहा है। फिर भी एक कोशिश है, इस कोशिश सराहनीय कोशिश है सेबी की और एक्सचेंजेस की, इसकी हम ज़रूर तारीफ़ करेंगे। तो ये 4 अहम ट्रिगर थे जो हमने आपके सामने रखे। शिष्टि, ठीक है, तो ये 4 बड़े ट्रिगर्स हैं जहां पर आज रखनी है नज़र। पर इसके अलावा ढेर सारे नतीजे भी रहेंगे इस पूरे हफ्ते जो है। कई सारी कंपनी के अर्निंग्स आएंगे, धीरे धीरे करके उन पे भी चर्चा करेंगे। पर जैसे डिम्पी हाईलाइट कर रहे थे कि आज बैंकिंग पे खास तौर से फोकस रहेगा, क्योंकि हैवी वेट HDFC बैंक के नतीजों का रिएक्शन रहेगा। साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक नतीजे कुछ खास नहीं रहे, उसका भी एक रिएक्शन देख सकते हैं। और RBL बैंक के भी नतीजे उम्मीद से कम रहे पर गाइडेंस बढ़ाई है, तो इस पर भी हम फोकस करेंगे। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होनी चाहिए रणनीति। क्योंकि फ्राइडे को एक जबरदस्त तेजी हमने निफ्टी 50 में तो देखी, पर निफ्टी बैंक ने आउट परफॉर्म जरूर किया। बट आज के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है ये भी समझेंगे, और उससे पहले FIS DIS की पोजीशनिंग पर भी एक बार बात कर लेते हैं। तो डिम्पी, लगातार हम देख रहे हैं कि FIS बिकवाली करते हुए जा रहे हैं। अक्टूबर महीना तो एक रिकॉर्ड बिकवाली का महीना रहा है, पर अब ये हफ्ते किस तरीके के लेवल्स जो है वॉच आउट करने चाहिए, और क्या कुछ बदलाव हुआ है FIS DIS की पोजीशनिंग में? देखिए पोजीशनिंग में तो कोई खास बड़ा बदलाव हुआ नहीं है, और आप लेवल्स में भी देख पा रहे होंगे कोई खास बड़ा बदलाव नहीं हुआ। एक अच्छी चीज़ है कि 24,800 मार्केट ने रोक लिया। शुक्रवार के दिन हमने थोड़ा DIS वाला क्वेश्चन खड़ा कर दिया था कि भाई DIS क्यों नहीं आते सामने। तो काफ़ी सारे लोगों ने हमको पर्सनली भी लिख के भेजा, सोशल मीडिया पे भी लिख के भेजा कि नहीं बात तो ठीक है कि DIS को क्यों FIS के हाथ में पूरा बाजार को दे देना, जब हम खुद सक्षम हैं, जब हमारे पास खुद लाखों की SIP आ रही है, SIP रिकॉर्ड बना रहा है, उसके बावजूद भी मार्केट ऐसा क्यों है कि 10 पॉइंट के इधर उधर स्विंग से FIS के बाज़ार को लो टेस्ट करने पड़ जाते हैं, 10 पॉइंट के आने से बाज़ार को हाई टेस्ट करने पड़ते हैं। तो ये मार्केट अभी भी बहुत हद तक FIS डिपेंडेंट है, ये बात आपको डाटा से उसके स्विंग से पता लग रही है। लेकिन एक चीज़ मैं और बोलूँगा इसके अंदर, ऐसा नहीं कि मैं DIS के खिलाफ हूँ या DIS को कोई चुनौती है। मैं एक चीज़ बोलूँगा बस यहाँ पे कि DIS का पैसा बाज़ार को एक लेवल पे रोक ज़रूर देता है, लेकिन चला नहीं पाता। हॉट मनी के लिए, मनी मार्केट को चलाने के लिए आपको हॉट मनी की रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है। तो इसलिए FIS और DIS का सबका साथ सबका विकास से ही अब आप बड़े लेवल वापस देखेंगे। अगर आपके मन में इच्छा चल रही है कि हम ऑल टाइम हाई वापस देखें, तो कम से कम इन दोनों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। या तो आप FIS का लाओ या तो आप DIS का लाओ। मैं इस समय इन दोनों को बराबरी की वैल्यू डाल देता हूं, चलो एक किस्म से, लेकिन इन दोनों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी होगा। नहीं तो होगा क्या, मान लो 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे होते रहे तो हम भी इसी तरह से 2-4 पॉइंट में एक फील गुड और फील बैड लेते रहेंगे कि अच्छा देखो ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, अरे नहीं अच्छा देखो खराब हो गया, खराब हो गया, खराब हो गया। ये जो भावनाएं आपके ऊपर हावी हो जाएंगी ना, भाव से ज़्यादा हावी हो जाएंगी। तो जब भावनाएं भाव से ऊपर चली जाएं तो फिर ट्रेड गलत पंच होते हैं, फिर गलत दिमाग चलता है। तो इसलिए मार्केट में या तो थोड़ी दूरी बना के रखो इंडाइसिस से अभी फ़िलहाल के लिए, जब तक कोई डिसाइसिव बड़ा मूव ना आ जाए। नहीं तो जो ट्रेड लेना है छोटे छोटे लैब ट्रेड लो आप, 1-2 लॉट के हिसाब से, ताकि नुकसान भी हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं, प्रॉफिट भी हो तो ये भी रहेगा मन में कि चलो ठीक है हमारा सौदा उस रेट पे पड़ा हुआ था, अगर ग्रिप में आ गया मार्केट तो फिर लंबा खेलना उससे। ठीक, अब मैं FIS के नंबर पे डायरेक्ट आ जाता हूँ। देखिए FIS के नंबर के हिसाब से किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। 33% पे FIS की लॉन्ग पोजीशंस है,
आई रिपीट 33% बिना किसी बदलाव के लॉन्ग पोजीशंस हैं। रिटेल की पोजीशंस में कोई बदलाव नहीं, 63% के आसपास हैं, सबसे बड़ा चंक रिटेल के हाथ में है। तीसरा DIs है, 38% है बिना किसी बदलाव के, कोई खास बड़ा बदलाव इसमें भी नहीं हुआ, 38% पे ये भी है। आई रिपीट 38% DIs, रिटेल के पास 63 और FIs के पास 33% की लॉन्ग पोजीशंस हैं बिना किसी बदलाव के। इन तीनों का अगर कोई असर नहीं है या इन तीनों ने कोई अपनी होल्डिंग्स में चेंज नहीं किया तो आप देखोगे मार्केट में भी कोई मेजर चेंज नहीं आया। एग्जाम्पल के लिए आप बोलेंगे नहीं बैंक निफ्टी तो चला है, हाँ बैंक निफ्टी चला है, लेकिन उस लेवल से चला है जिस लेवल पे इसको आना भी था, वो था 51,000। अगर आप बैंक निफ्टी को चेक करेंगे 51 से 52 आया, और अगर आप निफ्टी को भी चेक करेंगे तो 24,800 को हमने ब्रेक करके सिर्फ 24,800 को रिपेयर किया है। तो ऐसा नहीं है कि बाजार बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है, अगर नीचे जाता तो ये होल्डिंग्स और कम होती, लेकिन होल्डिंग्स कम नहीं हुई तो नीचे भी नहीं गया, होल्डिंग्स बढ़ी भी नहीं तो ऊपर भी नहीं गया। क्या सारा मामला होल्डिंग्स पे आके रुकता है? नहीं, इसमें ईरान इजराइल वाला मैटर भी आएगा, इसके अंदर आपका मैटर आएगा अर्निंग्स का, इसके अंदर मैटर आएगा आपकी पोजीशंस कैसी बन रही हैं डेरिवेटिव्स में और रेगुलेशंस को हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं। जैसे नए लॉट आए 20 नवंबर से जो लागू होंगे, फिर ऑप्शंस भी सिंगल होने जा रही हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी एक्सेप्टेंस में कैसे कैसे चलती हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें हैं। खाली FIs नहीं है, 3-4 चीज़ों को आपको और भी ध्यान देना होगा। ठीक, अब हम जरा एक और कैलकुलेशंस पे आ जाते हैं। अब अगर आप ऑप्शंस के नंबर भी चेक करोगे नेट में, तो आप देखोगे सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई है नेट में, और FIs की जो कैश सेलिंग हुई है सिर्फ 5,400 करोड़ रुपए की हुई है नेट में। कहने का मेरे मतलब है कि बहुत बड़ा नंबर नहीं आया। और इससे पहले आपको ध्यान होगा जब हमने बृहस्पतिवार को मार्केट का फॉल देखा था, तब भी कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं था, लेकिन मार्केट में करीब 700-800 पॉइंट निफ्टी को देने पड़े। शुक्रवार को जस्ट अगले ही दिन मार्केट ने बहुत बड़े नंबर्स को जोड़ा नहीं, लेकिन रिवर्सल अच्छा आया, जिसको हम अच्छा रिवर्सल कहते हैं। तो कहने का मेरे मतलब है कि लाइट मार्केट में जो मूव हैं, जो स्विंग हैं, वो काफ़ी वाइल्ड हो रहे हैं, काफ़ी बड़े हो रहे हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस अपनी बिठानी होगी। 1-2 लॉट के साथ ही ट्रेड करो जब तक ये पूरा बाजार पक नहीं जाता। बोले पके हुए बाजार में सर हमको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आता, एग्री ऑन दिस पॉइंट, तो फिर आप छोटे छोटे ट्रेड करो, भले मार्केट से दूर मत रहो, इंडेक्सेस से दूर मत रहो, छोटे छोटे ट्रेड करो। ट्रेड कैसे लेने हैं ये अगले क्वेश्चन में आपको बताएंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे ट्रेड्स आप कर सकते हैं, पर पोजीशनिंग में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है। तो DIs लगातार बिकवाली कर रहे हैं, सपोर्ट देने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, पर उसके सामने FIs के बिकवाली देखिए वो भी काफ़ी हावी होती हुई मार्केट्स पे। पर अब समझते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए क्या होनी चाहिए रणनीति। और डिम्पी, निफ्टी से शुरुआत करेंगे। फ्राइडे को कहीं ना कहीं 100 अंकों की तेज़ी ज़रूर हमें देखने को मिली, और पर अभी भी 25,000 का जो लेवल है वो आया नहीं है। ऐसे में क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए निफ्टी 50 में, और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे? देखिए सृष्टि, कई बार मैं एग्जांपल के जरिए आपको बताता हूँ। कई बार आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी हो और आपके घर में खाना बहुत ही लिमिटेड पड़ा हो, तो आप उसी से काम चलाते हो, और जो खाने का जो वो आपको टेस्ट आता है या जो खाने से आपकी जो भूख मिटती है उसकी कीमत ही कुछ और है। ठीक है ना। तो एग्जैक्टली हुआ। कहने को निफ्टी के 100 पॉइंट क्या हैं, कुछ भी नहीं है, आधा % भी नहीं है एथिकली देखा जाए तो, और 24,800 क्या है। लेकिन ये 100 पॉइंट की कीमत मैं बोलूँगा कम से कम 500 पॉइंट की है। अगर आप 300 पॉइंट 400 पॉइंट इसी 100 पॉइंट ने बचा दिए आपके, अगर ये 100 पॉइंट नहीं होते तो आपके 300-400 पॉइंट जाने का रास्ता ऑलमोस्ट खुला हुआ था, और गए भी हो आप। अगर आप निफ्टी का लो चेक करना चाहो, कोई आदमी अगर लो चेक करे निफ्टी का, तो आप वो भले ही देख सकते हो। निफ्टी का लो लगा हो, उसके अंदर 200 पॉइंट नीचे आके, वो तो रिकवरी से ऊपर आया मार्केट, है ना। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि मार्केट में हर छोटी मोटी चीज़ लेवल्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निफ्टी ने अच्छा काम ये किया कि 24,800 के ऊपर क्लोज किया। दूसरा, इसको क्लोज करते समय हमें क्या देना पड़ा, इसको क्लोज करते समय हमें देने पड़े अपने शॉर्ट्स। हमने शॉर्ट्स को कवर किया। कितने शॉर्ट्स कवर किए सर? ज़्यादा हो गए कवर किया? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं हुए, सिर्फ 2% शॉर्ट कवरिंग हुई है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट से 2% ही शॉर्ट्स कवर हुए हैं। लेकिन इस ओपन इंटरेस्ट की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ,
अगर आपको याद होगा तो अक्टूबर सीरीज के स्टार्टिंग में सृष्टि हमने कई बार चिल्ला चिल्ला के बोला कि भाई ये 6.5 लाख का जो ऊपर इंटरेस्ट आया है ना, ये बाजार को चलने नहीं देगा, ये नहीं ही चलने देगा। आपको सिस्टम में से ओपन इंटरेस्ट कम करना ही होगा, या तो आप शॉर्ट्स की कवरिंग से करो या तो लॉन्ग की अनवाइंडिंग से करो। मार्केट ने लॉन्ग की अनवाइंडिंग का रास्ता चुना और करीब करीब 1000 पॉइंट, मैं 1000 तो नहीं बोलता, चलो 700-800 पॉइंट निफ्टी को ठिकाने लगा दिया, यानी कि नीचे कर दिया। उससे फायदा क्या हुआ कि आपका ओपन इंटरेस्ट करीब 5,30,000 के आसपास आ गया। कहने का मेरे मतलब है कि नाउ द मार्केट इज लाइट फॉर्म, जो रंग डालोगे वैसा चलेगा। अच्छी खबर लाओगे अच्छा रिएक्शन देगा, बुरी खबर लाओगे बुरा रिएक्शन देगा, और रिएक्शन थोड़ा फास्ट देगा और ज़्यादा भी देगा, क्योंकि हल्का है ना, जरा सा भी धक्का दूंगा तो बहुत दूर तक जाएगा, भारी होगा तो थोड़ा भी धक्का दूंगा तो थोड़ी दूर तक जाएगा। तो भारी नहीं है निफ्टी ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, हल्की निफ्टी है, और आप थोड़ा भी मूव करेंगे ना तो ऊपर नीचे होगा। इसलिए आज का सेशन में अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशंस हैं, शुक्रवार को आपने ले ली हैं, तो ज़रूर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। बोले सर ट्रेलिंग क्या लगाएं? अब 800 मत लगाना, 700 का ट्रेल लगाना, क्योंकि 800 को झका सकता है वापस, यानी कि दिखा के आपको ऊपर नीचे कर सकता है। तो 700 का स्टॉप लॉस लगाओ। तो यहाँ से वो 150 पॉइंट नीचे, ऊपर जाते समय 25,200 का स्टॉप लॉस लगाओ, जो करीब करीब 350 पॉइंट ऊपर है। तो आपके पास 150 पॉइंट नीचे 350 पॉइंट ऊपर के टारगेट हैं। रेशियो बिल्कुल फिट है, 1:2 के ऊपर जा रही है। तो आज 24,700 का स्टॉप है और 25,200 का टारगेट है। इस सीरीज में हमें लगता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 25,200 आराम से आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है अगर सब कुछ ठीक रहा तो। अगर कुछ भी गड़बड़ आई तो फिर मार्केट 24,800 को टेस्ट करने पर 24,700 भी ज़रूर आपको वापस से दिखाएगा। इसलिए अपने माइंड को प्रिपेयर करके 1-2 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, जैसे आपका कैलकुलेशंस बैठती है उस हिसाब से ट्रेड करना। नए वालों के लिए, पुराने वाले के लिए, दोनों के लिए मैंने बता दिया। पुराने वालों का स्टॉप लॉस है 24,700 का और टारगेट 25,200। नए वालों के लिए भी 24,700 का स्टॉप लॉस है और टारगेट सेम है 25,200। बट नए वालों के लिए रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं है और पुराने वालों के लिए थोड़ा सा अच्छा हो गया, क्योंकि उन्होंने निचले स्तरों पर पकड़ लिया। और इतना ही है। रही बात ऑप्शंस ट्रेड की, तो ऑप्शंस आप देख के करना आज काम। आप मौका देख के स्विंग का बेनिफिट लेना और कोई भी पोजीशंस को लेके मत जाना। ऑप्शंस में खतरनाक होता है, उसको लेके मत जाया कीजिए। शॉर्ट वॉट करना नहीं है, ये मैंने आपको ऑलरेडी वापस बता दिया। ठीक है, मौजूदा स्तरों पे शॉर्ट नहीं करना है। पर डिम्पी, आप खबरों का जिक्र कर रहे थे, पर अच्छी खबरें आती हुई दिख कहाँ से रही हैं? क्योंकि एफआईआईज बिकवाली कर रहे हैं, अर्निंग्स का कुछ बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। साथ ही साथ हम फेस्टिव सीजन को लेकर भी एक्साइटेड थे, वहाँ से भी जो है कुछ खास बिक्री के आंकड़े आ नहीं रहे हैं। डिम्पी, तो कहीं ना कहीं खबरें इतनी पॉजिटिव नहीं है। पर बहरहाल निफ्टी बैंक पे भी आपसे राय जानना चाहेंगे डिम्पी। वहाँ पे एक ज़बरदस्त तेज़ी थी, आज कुछ अर्निंग्स के और हैवी वेट्स के रिएक्शन ज़रूर रहेंगे, तो निफ्टी बैंक में क्या करें? देखिए, बात आपकी सही है कि खबरें अच्छी नहीं आ रही है, खबरें पॉजिटिव नहीं आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मार्केट किसी तरह से अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है, ये अच्छा साइन है। दूसरा पॉइंट, अगर खबरें अच्छी नहीं आ रही तो मेरे को लगता है थोड़ा डोमेस्टिक चीज़ें कम और इंटरनेशनली चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हैं। देखो, एफआईआईज भी बाहर का है, ईरान इजराइल वाला मैटर भी बाहर का है, बीच में थोड़ा चाइना वाला मैटर बना, वो भी बाहर का है। तो आपके पास सिर्फ एक अर्निंग्स हैं जो देख रही हो दिखाई जा सकती हैं, बस। इसके अलावा इंडियन मार्केट में डोमेस्टिकली कुछ खास अभी ऐसा लग नहीं रहा। अब आते हैं, आपने बैंक निफ्टी का क्वेश्चन पूछ लिया तो देखिए, बैंक निफ्टी ने एक ही दिन के अंदर 1000 पॉइंट का स्विंग दिया। इंट्राडे लो 51,000, बंद किया 52,000 के ऊपर, फ्यूचर्स बंद हुए 52,300 के ऊपर, और अभी भी 250 पॉइंट का प्रीमियम है। कहने का मेरे मतलब है कि इसने 7 डेज में, यानी कि पिछले पूरे हफ्ते में जो भी लॉस उठाया था उस लॉस को ख़त्म करके उल्टा 0.5% प्लस कर दिया अपने आप को। ये 7 डेज जो लिखा हुआ है, कहने का मेरे मतलब जहाँ पे हम गए वहाँ से ऊपर भी आए। हफ्ते भर में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रही, लेकिन बाजार जहाँ था वो वहीं पे आके रुक गया। जो भी आपने खुद बताया कि अच्छी खबरें का थोड़ा टोटा है, अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, ये थोड़ी सी और आ जाती तो बात बन जाती, लेकिन कोई बात नहीं। बिना अच्छी खबरों के भी अगर मार्केट नेट में 7 डेज में आपको 0.5% भी इंडेक्स पॉजिटिव रख रहा है तो ये भी बड़ी बात है। बैंक निफ्टी की तो स्पेशली बड़ी बात है। निफ्टी के अंदर 7 डेज में अभी भी नेगेटिव है। अगर आप दिखाना चाहें तो चार्ट एक बार निफ्टी का भी दिखा दीजिएगा। अब आते हैं लेवल्स की बात पे। देखो, 52,000 मार्केट ने अचीव करने के बाद इसने बहुत अच्छा एक बेस बनाया हुआ है।
आपको ध्यान होगा सृष्टि, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कई बार बोला कि हमारे को ऐसा लगता है कि अक्टूबर की सीरीज 52,500 तक जाएगी। डाटा ये अलाउ करता है। हमें भी नहीं पता था कि जब हम 51,000 टेस्ट करने जा रहे हैं इतनी स्पीड से ऊपर आएंगे, और एक ही दिन में 52,300 तो फ्यूचर्स में भी आ गया। तो हमारे को सिर्फ 500 पॉइंट बैंक निफ्टी में और जोड़ने हैं। एथिकली उस 500 पॉइंट को जोड़ने का मतलब है कि 1% ही लेके आना है, क्योंकि 50,000 से 52,000 का तो इंडेक्स है। 1% जोड़ूंगा तो 500 पॉइंट जुड़ जाएंगे, 52,500 का आपका टारगेट आ जाएगा। तो इस सीरीज में हमारा मानना है कि 52,500 बैंक निफ्टी लगा सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी 60% से ज़्यादा है। दूसरा, आपको स्टॉप क्या रखना है? अब थोड़ा ना स्टॉप आपको स्ट्रेटजिकली रखने पड़ेंगे। पहला, 52,000 के आसपास बंद हो तो जो नया आदमी है, आई रिपीट माई सेल्फ, जो नए आदमी है जो सिस्टम में अभी अभी आ रहे हैं, नया ट्रेड कर रहे हैं, 51,800 का स्टॉप लॉस लगाना, तो आपके पास 200 सवा 200 पॉइंट का एक स्टॉप मिल जाएगा नीचे में, और ऊपर आपका टारगेट भी 52,500 है। आई रिपीट 52,500 है। जो पुराने आदमी हैं सिस्टम में, जिन्होंने सीरीज के स्टार्टिंग से लिया हुआ है या अभी भी लेके बैठे हैं, तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई आप जो है ना वो 50,800 का या 51,000 का स्टॉप लॉस लगाना, क्योंकि उनको सीरीज़ के एंड तक लेके जाना, और इस सीरीज़ में मैं चाहता नहीं कि आपके आए हुए प्रॉफिट्स में से कुछ और चला जाए। इसलिए 51,000, 51,200 और 50,800, ये मैंने तीन जो आपको लेवल्स बताए हैं, ये तीनों अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप एसएल ढूंढ सकते हो। मान लो मेरी खरीद 51,500 के आसपास की है, मेरे को लगता है मैं ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा, तो 51,200 का स्टॉप लगाओ आप। तो इस तरह से आप रख के 51,200, 51,000, 50,800 का, जिनको सीरीज़ के एंड तक जाना है, और जिनको सिर्फ हफ्ते का गेम देखना है तो उनके लिए 51,800 का स्टॉप लॉस है। और टारगेट दोनों ही पार्टीज का, नए वालों का और पुराने वालों का, वो बनेगा 52,500, जिसकी प्रोबेबिलिटी ये कहती है 60% कि हम इस लेवल को हम छू सकते हैं या पा सकते हैं। तो ये मोटा मोटी है पॉइंट शॉर्ट करने का। देखिए, बैंक निफ्टी ने 1,000 पॉइंट की ताकत लगाई, उसके लिए उसका पेट्रोल बहुत खर्च हो गया। कितना पेट्रोल खर्च हुआ? 13% का ओपन इंटरेस्ट इसको देना पड़ गया। सिस्टम में से इतने ज़्यादा उसने शॉर्ट घटा दिए इस 52,000 को कि एक ही दिन में शॉर्ट्स वालों को बहुत ज़ोर से थप्पड़ लगा और अब 52,000 पे आके रुक गया। इससे फ़ायदा और नुकसान क्या? फ़ायदा तो यही हुआ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। नुकसान ये हो गया कि बहुत कीमती फ्यूल जो शॉर्ट्स कवरिंग का था वो एक ही दिन में खर्च हो गया। तो अब आपको शॉर्ट कवरिंग का फ्यूल और लाना पड़ेगा, या तो लॉन्ग का फ्यूल डलवाना पड़ेगा पेट्रोल पंप पे अगर आपको चलना है तो मेरा मानना है कि शॉर्ट्स कवरिंग नहीं भी आए तो लॉन्ग आ जाए थोड़ा बहुत, तो मार्केट गिरेगा भी नहीं और चल भी जाएगा। शॉर्ट वॉट करना नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। एक पॉइंट मैं बैंक निफ्टी का और जोड़ देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दिनों बाद दिखा, वो है विक पीसीआर पुट कॉल रेशियो। 1.2 पे पुट कॉल रेशियो है। इसका मतलब बैंक निफ्टी ने शॉर्ट कवरिंग करा के स्लाइटली महंगा भी कर लिया अपने आप को। बस ये थोड़ा सा पॉइंट और नोटिस करने वाला है। 1.4 पर तो ये ओवर बॉट हो जाता है, यानी कि ज़्यादा ही चल गया, कुछ ऐसा हो जाता है। ये एफ&ओ बैन वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं। एफआईएस का नंबर मैं ऑलरेडी नोटिस करवा चुका हूँ। अब मेहमानों को जोड़ने का वक्त है। राहुल घोष इस समय मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं। राहुल सर नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। और मेहमान भी आते जाएंगे, उनको हम कनेक्ट करके आपके सामने सारे पॉइंट्स रखते जाएंगे। सबका समय खराब ना हो, इसलिए एक एक मेहमान को एक एक करके जोड़ते हैं, नहीं तो सब एक साथ आ जाते हैं तो उसमें फिर समय खराब होता है। सबका समय बहुत कीमती है, ये रिस्पेक्ट देते हुए हम मेहमानों को धीरे धीरे करके जोड़ते हैं। राहुल सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा आपका एनालिसिस सर, जो पॉइंट्स हमने रखे, जितना आप सुन पाए उसके बारे में, अगर हमने कहीं गलत कुछ कैलकुलेशन किया तो उसको ठीक कीजिएगा, और अपना पॉइंट भी दीजिए, अपने शेयर्स भी दीजिए आज के। नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो बैंक निफ्टी पे हम भी थोड़े बुलिश है। इनफैक्ट आज दो कॉल्स में से एक बैंक निफ्टी में है, मैं बता देता हूँ। 52,250 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं बैंक निफ्टी, 52,250 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 52,000 होगा, बस 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और टारगेट होगा 52,750 का। तो ये बैंक निफ्टी में एक ट्रेड भी हो गया और बायस थोड़ा लॉन्ग साइड की तरफ भी हो गया। निफ्टी में जो कैंडल बना है 24,600 से, वो एक्चुअली 24,800 के नीचे शॉर्ट था तो 200 पॉइंट दिया, बट एटलीस्ट 300 पॉइंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे डाउन साइड। बट स्ट्रक्चरली इतना बुलिश कैंडल बन गया है तो शॉर्ट्स इस टाइम पे मुनासिब नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली लॉन्ग भी इस टाइम पे निफ्टी में कन्विक्शन नहीं आ रहा है। लॉन्ग का लेवल निफ्टी में 25,200 के अबव वी रिमेन, कि सिर्फ इस लेवल के ऊपर ही लॉन्ग करना चाहिए। बैंक निफ्टी में लॉन्ग जैसे मैंने कहा 52,250 के ऊपर कर सकते हैं।
एक और स्टॉक बैंक निफ्टी एक मैंने सजेस्ट किया, दूसरा नेशनल एल्यूमिनियम पे भी लॉन्ग कर सकते हैं, बहुत ही बुलिश कैंडल बना है। एक्चुअली नेशनल एल्यूमिनियम आप नोटिस करेंगे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस आरएसआई पे बना था, जिसका मतलब है कि नीचे के साइड में एक मोमेंटम पैटर्न कंफर्म हुआ था, बट इमीडिएटली इसको नेगेट करके इतना शार्प रिवर्सल आया है कि अभी इसका बायस बुलिश बन गया है। तो नेशनल एल्यूमिनियम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका होगा 225 का और टारगेट होगा 245 का। तो दोनों लॉन्ग साइड पे बैंक निफ्टी एंड नेशनल एल्यूमिनियम। तो आपने बैंक निफ्टी का लेवल्स भी बता दिया, 52,250 के ऊपर आपको लग रहा है कि स्ट्रांग हो जाएगा, 500 पॉइंट और आ जाएंगे। हमने ऊपर छाप भी दिया आपके लिए, 52,250 के ऊपर आप इसमें खरीदें, 750 तक का टारगेट है। इस केस में सिर्फ 250 पॉइंट का टोटल रिस्क रहेगा और प्रॉफिट आएगा 500 पॉइंट का करीब करीब। तो आपका रेशो हो गया 1:2 का। अगर आपके पास पोजीशंस हैं तो बिल्कुल भी डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। अभी बैंक निफ्टी के अंदर स्टीम है, बस मैंने आपको जो पुट कॉल रेशो बताया ये इसलिए बता देता हूं ताकि कोई भी पॉइंट आपसे छूटे नहीं, आपको सब पॉइंट्स का पता हो, है ना। तो पुट कॉल रेशो 1.2 है, 1.4 पे जाके थोड़ा ओवरसोल्ड होगा, लेकिन 1.4 पे पहुंचते पहुंचते 52,500 52,700 तक के आने के प्रोबेबिलिटी हाई है। जैसे हम अभी भी थोड़ी देर पहले अपने डाटा से भी आपको बता रहे थे कि प्रोबेबिलिटी हाई है कि इस बार हम अक्टूबर सीरीज में 52,500 तक तो कम से कम देखेंगे। हाँ, तो ये सर ने भी आपको क्लियर कर दिया। एक बार जरा नाल्को का इंट्राडे चार्ट दिखाना और जरा वीकली चार्ट भी दिखाना। नाल्को में बोलूँगा ये ना ग्लोबल पैरामीटर्स के हिसाब से बहुत बढ़िया है, दूसरा टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इस शेयर ने रोटेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो काफ़ी दिनों बाद ये चलना शुरू हुआ है। 7 दिन 2.5% दिया है इसने, जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अभी 9 डेज़ की कैलकुलेशंस हैं आपकी, हाँ, या आप वीकली मंथ के देखें तो 26% है। नहीं तो इस पूरे मंथ में या इस पूरे वीक में आपने देखा है कि मार्केट्स किस तरह से इधर उधर हुए हैं, बट नाल्को ने अपने आप को मेंटेन रखा। स्ट्रेंथ वाले शेयर्स को ना छोड़ो और वीकनेस वाले शेयर को ना पकड़ो। इस समय ये आपकी लैंग्वेज, ये आपका कैलकुलेशन होना चाहिए। मैं 2 नंबर्स पे भी रिएक्शन सर का ले लेता हूँ। राहुल सर, जरा HDFC बैंक के चार्ट खोल लो, आप स्क्रीन पे जरा नंबर ले आओ HDFC बैंक के, खाली HDFC बैंक के लेके आना। हाँ, उसके बाद फिर हम दूसरा पॉइंट दूसरे तरीके से देखेंगे, फिर हम कोटक भी पता करेंगे। नंबर्स लेके आओ स्क्रीन पे, खाली HDFC बैंक के। एक बात तो ये है कि इसके अंदर जो उन्होंने बोर्ड ने अप्रूव किया है HDB इसका हाउसिंग का, फाइनेंशियल सर्विसेज का IPO, वो 12,500 करोड़ का नंबर आया। तो मुनाफा भी आया इसके अंदर, करीब 5% के आसपास की ग्रोथ दिखी। प्रोविजंस 7% से घटे हैं, ये एक अच्छा साइन है। ठीक, तो आप ज़्यादातर चीज़ों को देख पा रहे हैं कि नंबर्स ठीक होंगे स्क्रीन पर, और ऑलरेडी आपके पास सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी आ ही चुकी होंगी। बस इसमें से मेरे को जो 12,500 करोड़ रुपए का IPO की बात थी, प्रोसीडिंग्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। मार्केट को जितना चाहिए वैसे ही कैलकुलेशंस आई हैं सारी, और नंबर्स की परफॉर्मेंस भी मेरे को तो कोई खास दिक्कत नहीं लग रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स वगैरह भी ठीक है, मार्जिन्स भी ठीक है इनके। ठीक, सब कुछ नंबर्स आपके स्क्रीन पे डाल दिए हमने। राहुल सर, एक बार जरा चेक कर लेना। पहले HDFC बैंक में मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगा कि जिनके पास बिल्कुल लॉन्ग टर्म का व्यू है, शॉर्ट टर्म पे तो आएंगे ही, जिनके पास लॉन्ग टर्म का व्यू है वो काफी निराश रखते हैं HDFC बैंक से कि 2-2.5 साल तक ये स्टॉक कुछ किया ही नहीं है। तो उनके लिए एक मैं लेवल दे दूं कि अगर 1850 HDFC बैंक के ऊपर क्लोजिंग आता है और मंथली चार्ट पे आपको 1850 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है, तो HDFC बैंक हैज अ पोटेंशियल टू रीच 2500, जो पिछला हाई है, जो यहां से एटलीस्ट 30% दूर है। तो ये पहले लॉन्ग टर्म वालों के लिए एक सजेशन। शॉर्ट टर्म के लिए इवन अपमूव अगर दिखता है तो एक सप्लाई जोन है 1730 पे, तो वहां पे फिर से रेजिस्टेंस आने का चांस है। आप नोटिस करेंगे HDFC बैंक का एकदम स्ट्रक्चरली सेम पैटर्न हो गया है। 1720 के आसपास या 1720 के ऊपर जब भी जाता है सेलिंग आ जाता है, और आप नोटिस कीजिए 6 बार इसी लेवल से सेलिंग आया है। तो 1720 के ऊपर जब तक अच्छे 2 कैंडल नहीं बनते हैं, कोई कन्विक्शन नहीं बन रहा है, करंट मूव कैन टेक प्राइस अप टू 1720 और 1730, बट वहां पे हमें एग्जिट करके वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। ठीक है राहुल सर, इसका स्टॉप लॉस एक बार दे दोगे? अगर 17:30 तक का भी है टारगेट तो SL
कन्विक्शन वाइज फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करने के लिए थोड़ा कम है, हालांकि चार्ट पे दिख रहा है 1720 1730 तक रूम है। स्टॉप लॉस एक अग्रेसिव ट्रेड के लिए 1640 का रख सकते हैं। ठीक है, 1640 का एक स्टॉप लॉस डालो इसके अंदर और 1730 का टारगेट डालो। HDFC का एक प्लेट बना के दो सामने, एक नंबर भी डाल दो, साथ ही इसके क्वार्टरली नंबर्स और HDFC का ट्रेड आपको रफ पता लग गया। नंबर्स आपने पढ़ ही लिए होंगे क्योंकि आज नहीं कल आ गए थे नंबर्स इसके, मतलब कल इन द सेंस मतलब पहले आ गए थे इसके नंबर। तो नंबर्स का रिएक्शन देने का आज फर्स्ट डे है। आप बहुत एग्रेसिव ट्रेड करते हैं, नंबर्स पे ट्रेड करते हैं, तो फिर ये स्टॉप लॉस टारगेट लगा लो। बोले जी हम एग्रेसिव ट्रेड नहीं करते, हमें नंबर से कोई लेना नहीं, हमें साफ सुथरा ट्रेड बताओ, तो फिर इसको हम थोड़ा रोक लेते हैं। इसलिए हमने उसके अंदर बाय ना डाल के होल्ड लिखा। देखो हमारे प्रोड्यूसर ने बाय ना लिख के आपके लिए होल्ड लिखा है HDFC के अंदर। वो वजह यह है कि जिनके पास है उन तक को जो ज़्यादा ठीक है, लेकिन जिनके पास नहीं है, अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेड लेना चाहते हैं तो 1640 का SL डाल के 1730 रखें, नहीं भी लेना चाहते तो ना ले, 1730 तक जिनके पास पड़ा है उन्हीं को प्रॉफिट करने दो। तो ये दो बड़े शेयर आपको स्टार्टिंग में मिल गए। फर्स्ट इज HDFC, सेकंड इज नाल्को। बैंक निफ्टी पे व्यू पॉइंट मिल गया। अब मैं अपने सहयोगी अंश बिलवर को भी जोड़ रहा हूं ताकि आपको और जो अर्निंग्स आए हैं वो भी आपको बता पाएं। फिर हम धीरे धीरे करके राहुल सर से सारी चीज़ों के बारे में पता करते चलेंगे। अंश बताएं Q2 के नंबर्स और कौन कौन सी कंपनीज क्या है और कैसे आए ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल डिम्पी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम टाटा कंज्यूमर से। यूँ तो सारे आंकड़े हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन जो अगर कंपेयर करें कि जो आशंका थी उसके कंपैरिजन में काफ़ी मिक्स नंबर रहे हैं। अगर यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे हमें 13% बढ़ता हुआ नजर आता है, बढ़कर 4213 करोड़ का दिखाया गया है। एबिटा देखें तो यहाँ पे भी अच्छे 16% की ग्रोथ नजर आ रही है। पहले जो कुछ 537 करोड़ था वो बढ़कर अब 627 करोड़ हो चुका है। मुनाफे की भी बात करें तो यहाँ पे भी हमें अच्छा 7% का ग्रोथ नजर आता है। मार्जिन स्पेशली देखें तो पहले जो 14% के आसपास था 14.4 वो 14.9% के आसपास आ चुका है, तो यहाँ पे अच्छी पॉजिटिविटी होती हुई नजर आती है। अगर ICICI लोम्बार्ड की बात करें तो यहाँ पे इनलाइन नंबर्स आए हैं अनुमान के हिसाब से। पैट देखें तो यहाँ पे 20% का एक अच्छा जंप नजर आया है। 577 करोड़ से सीधे 694 करोड़ का रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही साथ नेट प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी बढ़ोतरी नजर आई है। जो 4240 करोड़ था वो बढ़कर अब 4830 करोड़ के पास आ चुका है। अगर यहाँ पे कंबाइंड रेशियो भी देखें तो उसमें भी हमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आता है। दाल में भारत की बात करें तो यहाँ पे नतीजे काफ़ी नरम आए हैं, काफ़ी वीक आए हैं। रेवेन्यू देखें तो सिर्फ 2% से घटा है, लेकिन अगर प्रॉफिट देखा जाए तो यहाँ पे 60% का नीचे की तरफ फॉल होता हुआ नजर आ रहा है। जो कि पहले 123 करोड़ था वो कटकर अब से 49 करोड़ का रह चुका है। मार्जिन की भी बात करें तो 18.8% से घटकर अब से 14.1% रह गया, तो यहाँ पे काफ़ी वीकनेस होता हुआ नजर आता है। RBL बैंक की भी बात करें तो यहाँ पे भी वीकनेस नजर आता है। NII देखे तो थोड़ा सा बड़ा है 9% से, लेकिन पैट देखे मेन तो वो 24% से गिरता हुआ नजर आया है, जिसके चलते यहाँ पे काफ़ी एक नेगेटिविटी होती हुई नजर आ सकती है। टेक महिंद्रा की बात करें तो वैसे नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं अनुमान के मुताबिक। रेवेन्यू देखे तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे 2.4% की ही बढ़ोतरी है, हालांकि कम बढ़ोतरी है रेवेन्यू में, लेकिन पैट का फिगर देखे तो यहाँ पे 45% का एक अच्छा जंप होता हुआ नजर आया है। अब अगर कोटक महिंद्रा की बात करें तो वैसे तो नंबर काफ़ी म्यूटेड रहे हैं। NII की बात करें तो ईयर ऑन ईयर पे 11% से बढ़ा है, PPOP 12% से, तो प्रोविजन कुछ 80% से। पैट में भी हमें अच्छी बढ़ोतरी होती हुई नजर आई है 5% से। आखिर में HDFC बैंक की बात करें तो इसके नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं। स्टॉक हैवी वेटेड स्टॉक है निफ्टी इंडेक्स में, तो यहाँ पर कोई भी अगर आज स्ट्रॉन्ग मूव आ जाए तो वो निफ्टी में भी हमें होता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% से बढ़े हैं, PPOP 9% से, तो पैट में 5% की बढ़ोतरी होती हुई नजर आई है। तो ये थे वो स्टॉक्स जिन पर नतीजे आए हैं। अब अगर खबरों वाले शेयरों की बात करें तो उसके लिए हमारे साथ आशीषा जुड़ चुकी है। आशीषा बताइए। बिल्कुल, तो अभी अभी आपने HDFC बैंक की बात की तो उसी से शुरुआत करते हैं। नतीजों के दम पर तो HDFC बैंक फोकस में रहेगा ही, लेकिन इसी के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑफर फॉर सेल अप्रूव किया है। IPO करेंगे HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का, जो HDFC बैंक की सब्सिडरी है। टोटल 12,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें से 10,000 करोड़ का OFS होगा और बैलेंस 2,500 करोड़ का फ्रेश इश्यू होगा। तो इस नतीजों और इस खबर के दम पर HDFC बैंक में आज एक्शन दिखेगा।
इसी के साथ कोटक महिंद्रा बैंक के भी नतीजों की हमने अभी बात की। इसी के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक्विजिशन अनाउंस किया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के इंडिया के पर्सनल लोन बुक करीब 4100 करोड़ के ट्रांजैक्शन वैल्यू पर यह एक्विजिशन किया जाएगा और अगले 3 महीने में ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। तो इसके दम पर कोटक महिंद्रा बैंक में भी आज एक्शन दिखेगा। इसी के साथ बात करते हैं जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज की। याद रखिए मार्च के महीने में इस साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। शेयर्स और डिबेंचर्स के अगेंस्ट जो लोन्स दी जाती है उस पर रिस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन अब ये रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए हैं। तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल सेक्टर से अलेम्बिक फार्मा की बात करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी को अप्रूवल मिली है यूएस एफडीए से ब्लड प्रेशर के ड्रग के लिए। 28 मिलियन यूएस डॉलर्स का ये टोटल मार्केट साइज होगा। तो अलेम्बिक फार्मा पर भी इस न्यूज़ फ्लो के दम पे आज एक्शन दिखेगा। इसी के साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज़ जिन्होंने अहमदाबाद में 3 एकड़ की ज़मीन खरीदी है जहां पर डेवलपमेंट किया जाएगा रियल एस्टेट का, करीब 1300 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल इस प्रोजेक्ट से आ सकता है, ऐसा कंपनी का मानना है। जेएसडब्ल्यू स्टील 50-50 जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट किया है जहां पर कंपनी या जॉइंट वेंचर 100% एक्वायर करेगी थाइसनक्रप इलेक्ट्रिकल स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। बड़ा एक्विजिशन जेएसडब्ल्यू स्टील पर भी अपनी नज़र रखे। और लास्ट में डिफेंस सेक्टर से गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पर फोकस करते हैं। कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं डीआरडीओ से। 490 करोड़ के ये ऑर्डर्स है। तो ऑर्डर विंस के दम पर गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में भी एक्शन दिख सकता है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया शीशा और साथ ही अंश ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो हमने समझा कि नंबर्स के लिहाज से कौन से स्टॉक्स जो हैं आज वो फोकस में रहेंगे और साथ ही साथ खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं ये भी हमने समझा। पर आइए कुछ काउंटर्स पे चर्चा करते हैं और शुरुआत करेंगे एचडीएफसी बैंक से। जैसा कि अंश भी बता रहे थे कि नंबर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट इन लाइन कहेंगे। हालांकि अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो वहाँ पे थोड़े बहुत जो है टारगेट प्राइस ज़रूर उन्होंने बढ़ाए हैं, उस पर भी एक बार फोकस ज़रूर करेंगे कुछ ही देर में। पर कोटक महिंद्रा बैंक पर भी आज नज़र रहेगी। एक बार राहुल, कोटक महिंद्रा बैंक के लिए आपसे लेवल समझना चाहेंगे। हालांकि नतीजे कुछ इतने खास नहीं रहे हैं, पर लेवल्स क्या बता रहे हैं? कौन से लेवल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ट्रैक करना? तो करंटली कोटक महिंद्रा का आप अगर डेली चार्ट देखेंगे तो एक आई बेग योर पार्डन वीकली चार्ट देखेंगे तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने की कोशिश जारी है। अभी करंट मार्केट प्राइस एकदम बीच में है, ना कोई सेल का लेवल है ना कोई बाय का लेवल है। बाइंग प्राइस थोड़ा नीचे 1830 के आसपास कर सकते हैं या तो 1910 के ऊपर किया जा सकता है। तो एकदम बीच में रहने के कारण अभी फिलहाल इस स्थिति में कोई बाय इनिशिएट नहीं करेंगे। फिलहाल कोई बाय जो है इनिशिएट नहीं करना है कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पे देखते हैं कि अर्निंग्स का रिएक्शन कितना हावी होते हुए दिखता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। पर इस बीच हमारे साथ गौरांग शाह भी जुड़ चुके हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। गौरांग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। नए हफ्ते की शुरुआत है पर अर्निंग सीजन से गौरांग जी अभी तक फिलहाल कोई बहुत एक्साइटमेंट नहीं आते हुए दिखी है। कुछ बैंकिंग नंबर्स भी हम चर्चा कर रहे हैं सुबह से, बहुत ज़्यादा वहाँ से भी उत्साह नहीं रहा है। फेस्टिव सीजन सेल्स भी जो है इतनी एक्साइटिंग नहीं रही है और मार्केट्स में भी एफआईआईस की बिकवाली हावी है। गौरांग जी, अर्निंग्स पे एक अपना टेक दीजिए कि अभी तक जितनी अर्निंग्स आई हैं सबसे बड़ा की टेक अवे आपके लिए क्या रहा है और अभी जो अर्निंग्स आनी बाकी हैं उनमें से सबसे ज़्यादा उम्मीदें आपको कहाँ से हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो देखिए, आंकड़ों में इतनी बड़ी निराशा भी नहीं देखी है मैंने, और मैं ये कहूंगा कि क्या यहाँ से प्रश्न ये उठता है कि आगे जाकर के सुधार हो सकता है। तो हमारी सोच और समझ और जो अनुभव हमारे पास है उसको समक्ष रख करके अगर मैं कहूँ तो हाँ, सुधार के बिल्कुल संकेत नजर आते हैं आने वाले समय में, तीसरी चौथी तिमाही और बाकी फिर आने वाले अगले वित्तीय वर्ष के जो परिणाम होंगे उसमें। निराशा के रूप में मतलब अनुमान कुछ ज्यादा थे, आप ये भी कह सकते हैं। और मैं ये मानता हूं कि अगर आपके पास समय सीमा की पाबंदी नहीं है, छोटी मध्यम अवधि का विचारधारा नहीं रखते हैं, तो जो भी सक्षम और मजबूत दिग्गज और मझौली कंपनियां हैं उसमें आप बने रहें। आईटी क्षेत्र में से मेरे ख्याल से जो ऑर्डर
पाइपलाइन या फिर डील पाइपलाइन जिसे हम कहते हैं, जो आंकड़े आने के अनुमान थे, उससे कुछ एक दो कंपनियों में नीचे के तरफ आंकड़े आए हैं। हालांकि ये भी वास्तविकता है कि नतीजे शुरू होके मुश्किल से मेरे ख्याल से कुछ 10-12 दिन हुए हैं। इस हफ्ते और आने वाले हफ्तों में मेरे ख्याल से और भी भारी मात्रा में दिग्गज और मझौली कंपनियों के परिणाम आएंगे, और मैं उम्मीद रखता हूं कि जो थोड़ी बहुत मायूसी या निराशा या अनुमान से नीचे आंकड़े हमने पहले शुरुआत में देखे हैं, उसकी शायद भरपाई आने वाले समय में हो सकती है। तो मैं ये कहूंगा कि जो ग्लास है वो आधा भरा हुआ है, न कि आधा खाली है। तो उम्मीद हमें बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए जहां तक सुधार का प्रश्न है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा निराशा अभी तक हाथ नहीं लगी है और साथ ही देखते हैं कि कहाँ पर एक्शन देखने को मिलता है। पर उससे पहले आइए समझते हैं कि ब्रोकरेजेस के रडार पे आज कौन से स्टॉक्स हैं। आज की ब्रोकरेजेस की लिस्ट लेकर गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, बताइए कहाँ पे है रिपोर्ट्स? जी हाँ, तो आज अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जोमेटो से। यहाँ पे कहीं पे बैंक ऑफ अमेरिका ने उनका बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 325 रुपीज़ का दिया है। और इसका मेन रीज़न ये है कि जैसे हमने देखा था कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से जोमेटो जो है वो कहीं पे QIP के लिए देख रहा है। कहीं पे ये जो QIP का साइज जो है वो 450 to 500 मिलियन डॉलर्स का होने वाला है। और इसी के ऊपर बैंक ऑफ अमेरिका कहना यह है कि कहीं पे ये जो स्केलिंग अप है वो हमें देखने को मिल सकता है वर्टिकल्स में। और इसी के साथ साथ 50% से भी ज़्यादा डोमेस्टिक ओनरशिप पे जोमेटो जो है वो टारगेट कर रहा है। और इसी के चलते कहीं पे ये जो बुलिश व्यू है वो उन्होंने ऐसे ही बरकरार रखा है। इसी के साथ साथ जेफरीज ने भी यहाँ पे कहीं पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 335 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि ये जो है कंपनी आगे जाके 1P जो कि होगा इन्वेंटरी का एक मॉडल है वो इनेबल कर सकता है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। इसके अलावा उनका मानना यह है कि कहीं पे इस मूव की वजह से MSCI से डिलीशन हमें देखने को मिल सकता है, बट फिलहाल के लिए उन्होंने ये जो बाय रेटिंग है वो बरकरार रखा है। इसके अलावा बात करते हैं RBL बैंक की। जैसे हमें देखा था कि रिजल्ट में कहीं पे एक वीकनेस देखने को मिला था और इसी के बाद इन्वेस्टेक ने कहीं पे डाउनग्रेड किया है इसका रेटिंग होल्ड पे, और टारगेट प्राइस जो है वो भी कट करके 230 रुपीज़ पे दिया है, जो कि पहले 300 रुपये पे था। उनका मानना यह है कि कहीं पे MFI सेगमेंट में कहीं ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो देखने को मिला था। और इसके दो मेन रीजन है कि कहीं पे जो ओवर लेवरेजिंग देखने को मिला है और इसी के साथ साथ कहीं पे अट्रिशन जो था कलेक्शन स्टाफ में RBL बैंक के लिए, उसकी वजह से कलेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट जो है वो देखने को मिली थी। इसके अलावा उनका मानना है कि क्रेडिट कार्ड में भी डेलिंक्वेंसीज बढ़ी है और इसी के चलते हुए कहीं पे एक शार्प कट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है इन्वेस्टेक की तरफ से। और इसी के साथ साथ अगर हम IIFL की माने तो उन्होंने भी टारगेट प्राइस जो है वो कट करके 195 रुपीज़ का किया है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ सीमेंट कंपनीज की, क्योंकि JP मॉर्गन ने यहाँ पे इनिशिएट किया है। सबसे पहले बात करते हैं अल्ट्राटेक की, जहाँ पे उन्होंने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 13,750 रुपीज़ का किया है। ACC पे भी उन्होंने ओवरवेट रेटिंग पे इनिशिएट किया है और टारगेट प्राइस 3020 रुपीज़ का दिया है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें डालमिया भारत की, तो वहाँ पे कहीं पे अंडरवेट रेटिंग पे इनिशिएट करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1550 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि कहीं पे सीमेंट सेक्टर में एक अच्छा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल सकता है और लार्ज प्लेयर्स जो है वो अग्रेसिव टर्न होते हुए देखने को मिल रहा है और इसके वजह से कहीं पे एक बुलिश व्यू जो है वो उनका देखने को मिल रहा है अंबुजा अल्ट्राटेक और ACC पे। इसी के साथ साथ डालमिया भारत पे उनका कहना यह है कि कहीं पे ये जो यूटिलाइजेशन में स्ट्रगल है वो वैसे ही रह सकता है नियर टर्म में, और इसी के चलते एक बेयरिश व्यू यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और आखिर में बात करते हैं इंडिया मार्ट के बारे में, क्योंकि यहाँ पे नुआमा ने रेटिंग भी डाउनग्रेड किया है रिड्यूस पे, और इसी के साथ साथ टारगेट प्राइस जो है वो भी कट करके 2500 रुपीज़ का दिया है। और इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे अगर हम बात करें कलेक्शन की तो उसमें एक भारी गिरावट देखने को मिली थी। अब उनका मानना यह है कि कहीं पे इसी का इम्पैक्ट आगे जाके रेवेन्यू पे भी देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि जो मार्जिन इंप्रूवमेंट हुए थे वो भी एक नियर टर्म के लिए ही देखने को मिलेंगे और आगे जाके उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें कंपनी पे देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर हम ब्रोकरेज की माने तो इन सब कंपनीज पे नजर रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग व्यू जो है वो हमें इन सब कंपनीज पे देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स पर रहेगी नज़र। पर गौरांग जी, खास तौर से जोमेटो पे आपका टेक चाहिए, क्योंकि देखिए कई सारे रिटेलर्स का भी इंटरेस्ट यहाँ पे है और हाल फिलहाल जो खबरें आई हैं, कंपनी फिर से एक पूंजी जुटाने की कोशिश कर रही है। हम देख भी रहे हैं किस तरीके से वो एक्सपैंड करने के फिराक में है। आप कैसे देख रहे हैं ये फंड रेज अनाउंसमेंट को? और साथ ही कुछ ब्रोकरेजेस हाईलाइट कर रहे हैं गौरांग जी कि आने वाले टाइम में कॉम्पिटिशन बढ़ते हुए दिखेगा, तो इतने ज़बरदस्त रनअप के बाद कैसे देखें जोमेटो का शेयर, और कोई लक्ष्यांक है इस पे तो वो भी बताइएगा।
देखिए, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो हम और आप जैसे उपभोक्ताओं को मेरे ख्याल से फायदा मिलता है, क्योंकि जिस प्रकार से कुछ चार्जेस रखे जाते हैं, खास करके जो क्विक कॉमर्स जैसी कंपनियां, जोमेटो, स्विगी जैसी जो कंपनियां हैं, और स्विगी के आईपीओ को लेकर के तो काफी कुछ चर्चाएं पहले से ही थी और अब तो होगी, क्योंकि गतिविधि तीव्र हो रही स्विगी के आईपीओ को लेकर के। एज ए डिस्क्लोजर अनिवार्य होगा देना यहाँ पर कि आईपीओ जब आया था जोमेटो का, तभी आईपीओ में मेरे ख्याल से 75 रुपए के आसपास का आईपीओ था, तो आईपीओ में तभी भी निवेश की राय थी लंबी अवधि के लिए। लिस्ट हुआ 140 150 तक गया, फिर निराशा आंकड़ों में देखी नतीजों को लेकर के, और फिर ये आईपीओ के नीचे भी लुढ़का, करीबन 40 या 50 तक पहुंचा और फिर नतीजों में सुधार हुआ। तो पहले भी था, जब गिरा आईपीओ के भाव के नीचे गया तभी भी हमने निवेश की राय दी थी, और आज के तारीख में भी है। मेरे ख्याल से ब्लिंकिट का योगदान बहुत बेहतरीन तरीके से आ रहा है, जिस प्रकार के मूल्यांकन स्विगी के बारे में हमने सुना है। और अगर आप दोनों की तुलना करते हैं, क्विक कॉमर्स में अगर आप देखें तो सबसे बड़े दो नाम है वो जोमेटो और स्विगी है। तो जोमेटो का तो टच पॉइंट भी ज्यादा है, और इनके जीओवीज यानी कि ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो है वो स्विगी से ज्यादा है जोमेटो को। ब्लिंकिट को लेकर के जिस प्रकार का योगदान जोमेटो को बैलेंस शीट पे आ रहा है, उसकी तुलना में जो स्विगी का इंस्टामार्ट है वो इतना परफॉर्म नहीं है, हो रहा है, लेकिन ब्लिंकिट इज मच बिगर एंड लार्जर देन इंस्टामार्ट। और ये जो रकम जुटाने की बात की है, मेरे ख्याल से अपनी मौजूदगी और भी मजबूत करने के लिए जिन शहरों में ये हैं और जहां पर इनकी मौजूदगी नहीं है, वहां पर अपने आप को स्थापित करने के लिए मेरे ख्याल से ये प्रयास किया जाएगा। तो पूरे लक्ष्यांक की अगर आप बात करते हैं तो अनुमानित लक्ष्यांक मैं बता सकता हूं। मेरे ख्याल से जोमेटो के भी नतीजे इस हफ्ते अगले हफ्ते आने वाले हैं, मैंने पढ़ा था कहीं, अगर मेरी याददाश्त सही है तो मेरे ख्याल से अनुमानित लक्ष्यांक अगर नतीजे निरंतर अच्छे आए दूसरी तीसरी चौथी और अगले वित्तीय वर्ष के, तो ये 350 350 तक भी जाता है। इस पे निर्भर होगा कि ब्लिंकिट का क्या योगदान, क्योंकि एक समय ऐसे था जब ब्लिंकिट का अधिग्रहण किया था तो लोगों में चर्चा थी कि बहुत बड़ी रकम चुकाए ब्लिंकिट के अधिग्रहण के लिए, लेकिन आज देखिए मेरे ख्याल से जो योगदान ब्लिंकिट का आ रहा है वो काफी काबिले तारीफ है, और ये आगे जाकर के और भी मजबूत हो सकता है। ऑलराइट, और राहुल सर हमारे साथ बने हुए हैं, उन दोनों से हम जरा फटाफट पता भी करते चलते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के नंबर इन लाइन है। राहुल एक बार जरा देख के बताना इसमें ट्रेड कैसे किया जाए आज के सेशन में। मैं नंबर्स इन बिटवीन एक बार जरा स्क्रीन पे लेके आता हूँ। इनका जो पैट है यानी कि जो मुनाफा है वो करीब 20% के आसपास का बढ़ा है, और वो वाई बेसिस पे बढ़ा। इसके अलावा सॉल्वेंसी रेशो जो 2.65% पे थी उसमें भी इंक्रीज़ हुआ है, 2.5 से 2.6 हुई है। काफ़ी हद तक नंबर्स ठीक ठीक है बताए जा रहे हैं, इनलाइन नंबर यानी कि एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ नहीं है, एक रेगुलर फीचर है जो नंबर्स के अंदर आया। ट्रेड बनता है तो बताइए सर। नहीं, अनफॉर्चुनेटली ट्रेड नहीं बनता है इस लेवल पे। थोड़ा और कन्विक्शन चाहिए अपसाइड के ऊपर, अपसाइड पे जो 2100 के ऊपर ही आ सकता है। तो 2020 जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अभी फिलहाल, ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल को तोड़ा भी नहीं है, तो कन्विक्शन बाय नहीं बनता यहाँ पे। ठीक है, ना तो कन्विक्शन नंबर्स में बहुत कुछ अच्छा दिखा जो हमारे रिसर्चर्स को दिखा, और ना ही ट्रेड के अंदर ऐसा हमारे गेस्ट को दिख रहा है। तो फिलहाल 2100 जब तक आता नहीं तब तक इसमें कोई ट्रेड लेंगे नहीं। अवॉइड के स्टैंप लगा दीजिए इस पर। तो जो शेयर है उस पर क्या ट्रेड लेना है, लिखतम वक्तम दोनों आपके सामने होता जा रहा है। अब एक और नंबर की बात बोलते हैं, आरबीएल बैंक। गुरांग सर, ये नंबर्स आपके सामने पढ़ देता हूँ, आई होप आपने पढ़ भी रखे होंगे वैसे तो। एक बार जरा आपका इस पर टेक चाहिए। इनका जो मुनाफा है सर वो करीब 24% के आसपास गिरा है YOY। ये मुनाफा हुआ है 223 करोड़ रुपए का, ये घटा है 294 से। इनके ग्रॉस नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो 2.69 से 2.88 हो गए हैं, स्लाइटली बढ़े हैं। और इनकी जो ब्याज से आय है जिसको NII कहते हैं सर, वो करीब 9% के आसपास बढ़ी है, वो 1475 से 1615 हो गई है। ये सामने ग्राफिक्स में आपके वो नंबर्स चल भी रहे हैं। रिसर्च हमारी टीम ये कहती है कि नंबर्स वीक हैं, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे खराब नंबर्स आए हैं। सर एक बार आपका टेक। धन्यवाद डीपी, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारी तरफ से। तो डीपी, दो बैंक निजी क्षेत्र की छोटी मझौली ऐसी है जहां पर नतीजों को लेकर के दिक्कतें बहुत सारी हैं। एक तो आपने कहा बराबर आपकी टीम ने और आपने, आरबीएल बैंक, और दूसरी है बंधन बैंक।
ये दोनों ने ही मेरे ख्याल से जिस प्रकार से आईपीओ आया, जिस प्रकार के ऊपरी स्तर थे और फिर जिस प्रकार से खबरें आई कुछ बैंकों में मैनेजमेंट के बदलाव को लेकर के, कुछ बैंक में यानी कि आरबीएल जैसे बैंक में कुछ कामकाज को लेकर के दिक्कत आई। लेकिन सबसे पहले अनिवार्य होगा हमारे लिए कि हम डिस्क्लोजर देते हैं कि दोनों ही बैंक के ऊपर हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। बंधन बैंक के ऊपर मेरे ख्याल से करीबन 230 के आसपास के लक्ष्यांक है, अगर मेरी याददाश्त सही है तो। और जहां तक आरबीएल बैंक का सवाल है डिम्पी, जो नतीजे आंकड़े निराशा, देखिए इसकी बुक को लेकर के चिंता पहले से ही थी। ऐसा नहीं है डिम्पी के ये इस तिमाही में नतीजे इस प्रकार के आए हैं। क्या इस भाव से आगे जाकर के सुधार हो सकता है? तो हमें लग रहा है कि बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस सुधार को देखने के लिए दोनों ही बैंकों में आपको मेरे ख्याल से कम 1.5-2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। ये इसलिए क्योंकि ये जो सुधार की प्रक्रिया और गति है डिम्पी, इसको समय लगेगा, क्योंकि आंकड़े ऐसे हैं। अगर इस प्रकार के आंकड़े हो तो आप ये अनुमान लगा करके निवेश नहीं कर सकते हैं कि 3-6 महीने में या साल भर में आपको बहुत बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिखेगा और एकदम से आपका ग्रॉस और नेट एनपीए 1 के नीचे आ जाएगा, जो कि इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड और नॉर्म है। तो जिसके पास जोखिम झेलने की क्षमता है, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं डिम्पी, जिसके पास जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ है और समय सीमा अनिवार्य जैसे मैंने किया कम से कम 1.5-2 साल है, तो मेरे ख्याल से इसमें आप निवेश करें। इस सुधार होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा समय लगेगा। ठीक है, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन सुधार होगा। फिलहाल तो वही नंबर्स का शायद थोड़ा सा दर्द आज झेलेगा ये शेयर। ऑलरेडी वैसे इसने हफ्ते भर में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी है। 0.7% आपके स्क्रीन पे लिखा है मंथ भर का, और 3 महीने का रिटर्न्स भी नेगेटिव है ऑलमोस्ट। ठीक, तो ये कैलकुलेशंस हैं कुछ जो हमने आपके सामने रखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक शेयर जरा और पता कर लेते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टी। इन्होंने भी एक लैंड पार्सल को एक्वायर किया है, करीब 3 एकड़ के आसपास का है, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। राहुल सर, एक बार जरा गोदरेज प्रॉपर्टीज चेक कर लेना। रियल एस्टेट के लिए भी पिछला हफ्ता काफ़ी वॉलेटाइल था। फर्स्ट वीक में यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द डेज में टूटे, और फिर लास्ट क्लोजिंग ऑफ द वीक में काफ़ी अच्छे चले भी। गोदरेज प्रॉपर्टी सर, इसका चार्ट दिखा रहा है कि आज थोड़ा मोमेंटम दिख सकता है स्टॉक में। बिल्कुल इंट्राडे के लिए होगा, क्योंकि 3175 के आसपास 3180 के आसपास फिर से सेलिंग आ सकता है। बट एक और 40-50 रुपीज ऑन दी अपसाइड इंट्राडे के लिए रूम लग रहा है। एक डिमांड जोन से बाउंस हुआ है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। 3000 से जो डिमांड जोन है 3 to 3133 जो 5% का मूव है, अच्छा कैंडल बना है। तो इंट्राडे बाय सीमित है, बट शॉर्ट टर्म के लिए मैं मना करूंगा गोदरेज प्रॉपर्टीज। एक शेयर और पता कर लेते हैं, वो है टाटा कंज्यूमर्स का। इसके भी नंबर्स मिक्स्ड बताए जा रहे हैं। मैं आपको थोड़े थोड़े नंबर्स दिखाता हूँ, स्क्रीन पे जरा लेके आइएगा, स्टैंपिंग करते जाएंगे उस पर हम। पैट यानी कि मुनाफा वो करीब 7% के आसपास बढ़ा है, 364 हो गया, ये पहले 368 था, 38 था, तो माफ़ कीजिए। मार्जिनस में स्लाइटली इम्प्रूवमेंट आई है और ये 14.87 है। अबीटा, जिसको हम कामकाजी मुनाफा कहते हैं बिना टैक्स वगैरह के, वो करीब 16% के आसपास बढ़ा है, और रेवेन्यू बढ़ा है करीब 13%। ये मिक्स्ड इसलिए है क्योंकि मार्केट को जो उम्मीद थी उसके मुताबिक ही रहा, और स्लाइटली 1-2 चीज़ें थोड़ी उम्मीद से कम भी थी, तो बस इसलिए इसको वैसा नंबर बोल रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि रेवेन्यू आया 4200 करोड़ और मार्केट को उम्मीद थी 4300 करोड़ समथिंग की, इसलिए इसको मिक्स्ड बोल रहे हैं। टाटा कंज्यूमर्स, एक बार ये भी ट्रेड बनता है इस पे, राहुल जी आप ही चेक करना, जरा चार्ट से चेक करो आप, ट्रेड बनता है इसमें कोई? नहीं, टाटा कंज्यूमर का मैं यहाँ पे सेल ऑन रैली का रादर कन्विक्शन है। अगर प्राइस आपको दिख रहा है 1100 के ऊपर, 1110 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो एक सप्लाई लेवल आ जाता है और मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है। तो 1120 पे, 1150 पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो हर लेवल पे सेल का ही गुंजाइश बनता है, और बाय यहाँ पे हम सजेस्ट नहीं करेंगे। टाटा की बात छिड़ी है तो टाटा को लेकर एक अहम खबर भी आपके सामने रख ही देते हैं कि आरबीआई ने टाटा सन्स को अपर लेयर एनबीएफसी नियमों के तहत लिस्टिंग से छूट देने से इनकार कर दिया। इसके बाद नियमों के तहत टाटा सन्स को सितंबर 2025 तक लिस्टिंग करवानी ज़रूरी हो जाएगी। खबर पर और ज़रा जानकारी, या फिर मैं बोलूँगा थोड़ा और अच्छे से हमको समझाने के लिए,
अनुराग जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, जरा बताइए क्या है पूरा मामला। आरबीआई ने टाटा सन्स की लिस्टिंग से छूट की गुजारिश को खारिज कर दी है। आरबीआई टाटा सन्स को खास रियायत देने के पक्ष में नहीं है और आरबीआई ने टाटा सन्स को जो अपर लेयर एनबीएफसी के जो नियम है उनको पालन करने को कहा है। अभी सितंबर 2022 में आरबीआई ने जो अपर लेयर एनबीएफसी के नॉर्म्स लाए थे, जिसके तहत करीब 15 जो एनबीएफसीज हैं जिसमें टाटा सन्स और टाटा कैपिटल भी शामिल हैं, उन्हें सितंबर 2025 तक लिस्ट करना पड़ेगा। अभी टाटा सन्स ने पिछले ही साल आरबीआई के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था जिसके तहत उन्होंने एक रियायत मांगी थी, एक एग्जेम्पशन मांगी थी ताकि वह अपने जो शेयर्स हैं उसे लिस्ट ना कर सके। आरबीआई ने इस पर गौर किया है और इसी बीच में टाटा सन्स ने जो अपने जो बोरोइंग्स हैं जो कि 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा हैं उन्हें वापस रीपे कर दिया है और जो अभी कंपनी बिल्कुल डेट फ्री हो चुकी है। ये टाटा सन्स की ये उम्मीद थी कि इसके चलते ये क्राइटेरिया हो सकता है जिसके तहत उसे रियायत मिले, लेकिन आरबीआई ने इसे बिल्कुल खारिज कर दिया है और टाटा सन्स को सितंबर 2025 तक लिस्ट करने को कहा है। तो सितंबर 2025 तक की डेडलाइन दी गई है टाटा सन्स के आईपीओ को लिस्ट कराने की। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ये पूरी खबर हमारे सामने लाने के लिए। तो इसके चलते आप देखिए ये जो खबर का डेवलपमेंट है वो नया है, क्योंकि कुछ समय पहले भी हम देख रहे थे कि पूरी चर्चा जो है जारी थी कि टाटा सन्स का जो है आईपीओ अब जल्द आएगा और उसको लेकर कई सारे काउंटर्स में एक्साइटमेंट भी देखने को मिला। अब जो फिर से ये खबर गर्म हुई है और साथ ही आरबीआई की इस पे टिप्पणी आई है। गौरांग जी, एक बार आपसे इस पे टेक लेना चाहेंगे, कैसे रीड कर रहे हैं आप ये खबर? और पिछली बार जो कुछ रिपोर्ट्स बता रही थी वो ये था कि टाटा केमिकल्स इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है, तो उस पे कोई टेक है तो वो भी शेयर कीजिए। तो मेरे ख्याल से इसका ये जो खबर अभी अभी आई है और जैसे आपके सहयोगी भी बात कर रहे थे और इसके पहले भी अगर आपको याद होगा तो मेरे ख्याल से टाटा सन्स, टाटा समूह की कंपनियां, टाटा इन्वेस्टमेंट जो कि लिस्टेड एंटिटी है, इन्वेस्टमेंट आर्म है टाटा ग्रुप की, और जिस प्रकार से पिछले 3-6 महीने में पूरे टाटा इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो ऊपर के तरफ के दायरे देखे, वो इसी खबर के इर्द गिर्द था कि कहीं ना कहीं टाटा सन्स टाटा ट्रस्ट रादर जिसके पास करीबन 66% होल्डिंग है, फिर टाटा समूह की कंपनियों के पास है, टाटा परिवार के पास है और शापोरजी पालनती यानी कि एसपी ग्रुप, ये पूरा अगर समीकरण रखते हैं तो मेरे ख्याल से जो औपचारिक स्तर पर सेबी ने निर्णय लिया था कि अगर आपके पास एक्स मात्रा में होल्डिंग है और अगर आपका कामकाज इस प्रकार से होता है और अगर आपकी कंपनी उस हद तक चली जाती है तो अनिवार्य होगा उसको लिस्ट कराना, पब्लिक करना। अब एक अर्जी दी थी, उसको खारिज किया गया है। वजह मेरे ख्याल से मैंने तो पढ़ी नहीं क्योंकि खबरें अभी अभी आई हैं। आज के दिन में और शायद आने वाले इस हफ्ते में इस खबर को लेकर के पूरी टाटा समूह की कंपनियों में शायद आपको हरकत आती हुई दिखाई दे सकती है। ये निर्भर होगा कि खबर आने वाले दिनों में और किस प्रकार से आगे आती है और उसका स्पष्टीकरण या निवारण टाटा समूह के मैनेजमेंट की तरफ से किस प्रकार से आता है और वो क्या वक्तव्य सामने रखते हैं। तो सिर्फ टाटा केमिकल ही नहीं, मेरे ख्याल से पूरी टाटा ग्रुप की कंपनियों में आपको आज थोड़ी बहुत हरकत आते हुए दिखेगी। हो सकता है कुछ एक कंपनियों में हरकत ज्यादा हो, लेकिन क्योंकि खबर अभी आई है और मैंने भी उसका अभ्यास नहीं किया तो ज्यादा मैं आगे बढ़ते हुए तो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये जो खबर आई है, आज पहला दिन है हफ्ते का, मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग होगा आने वाले दिनों में इस पर ध्यान रखना और किस प्रकार की खबरें आती हैं। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर खास तौर से फोकस रहेगा और देखते हैं कि टाटा केमिकल्स भी इस खबर पे कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि मुझे याद है कि पिछली बार जब ये खबर चर्चा में थी तो उस समय 8 से 9% का मूव जो है टाटा केमिकल्स में हमने देखा था। तो देखते हैं कि अब जब
फिर से ये खबर आई है तो मार्केट्स क्या है इस खबर को पचा के चल रहा है या फिर से एक बार एक्साइटमेंट इन काउंटर्स पे दिखेगा। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और स्वागत करेंगे शिवांगी का भी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो वुमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल शिवांगी शारदा, स्वागत है आपका बहुत बहुत। सबसे पहले तो शिवांगी आपसे आपकी स्टॉक कॉल्स लेना चाहेंगे। बाजार खुलने में कुछ ही मिनट रह गए हैं, कहाँ पे है आपकी कॉल्स? वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में एक पुल बैक मूव है, एक सपोर्ट पे इस बाइंग काफी स्ट्रांगली नजर आते हुए दिख रहा है। पर मेरी नजर क्या बैंक्स पे है, काफी एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिला है। और एक गिरावट जो हमने निफ्टी में देखा वो हमने बैंक निफ्टी में नहीं देखा है पिछले 6-7 सेशन से, जो एक स्टेबिलिटी दिखा रहा है ये इंडेक्स। तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ से एक अच्छी बेस फॉर्मेशन बन रही है। बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है वो भी 1.2 के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं फोकस यहाँ पे मेरा बैंक्स पे रहेगा, प्राइवेट बैंक स्पेशली। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक जो है वो मेरा पहला पसंदीदा पिक है। फ्राइडे के सेशन में हमने देखा कि 4% का ओपन इंटरेस्ट शेड हुआ है शॉर्ट्स का, तो ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव है ये और डिलीवर करते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी मेरी। जो नेक्स्ट टारगेट्स है वो 1310 के बनते हुए दिख रहे हैं 1240 के एक स्टॉप के साथ। राइट तो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर फोकस रखते हैं क्योंकि देखिए पूरे बैंकिंग इंडेक्स को देखें तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट ज़रूर था, पर आज एचडीएफसी कोटक महिंद्रा बैंक पर तो नज़र रहेगी ही। साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अगर ये काउंटर्स जो हैं थोड़े से टूटते हैं, थोड़े से कमज़ोर होते हैं, तो कौन से सेक्टर्स और कौन से बैंकिंग काउंटर सामने आते हैं अपना सपोर्ट लैंड करने के लिए। क्योंकि देखिए अच्छे नतीजों पर रिएक्शन भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। एक्सिस बैंक के नतीजों की बात करें उसके बाद मार्केट्स ने उसको काफ़ी अच्छी तरीके से सराहा। लगभग 6% की इंट्राडे तेजी जो है एक्सिस बैंक में हमें देखने को मिली और साथ ही काफ़ी एंट्री के मौके भी मिले थे फ्राइडे के सत्र में। तो आज देखते हैं कि बैंकिंग काउंटर्स पे कहाँ पे है नज़र, और साथ ही आईसीआईसीआई बैंक तो शिवांगी के रेडार पर भी है। पर आज खबरों के लिहाज से वेदांता भी फोकस में रहेगा। यहाँ पर भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है और भी इन्वेस्ट करने के कंपनी के टारगेट्स आए हैं। एक बार शिवांगी क्विकली आपसे समझना चाहेंगे, वेदांता फ्राइडे को थोड़ा निचले स्तरों से रिकवर ज़रूर किया था, बट क्या अभी भी यहाँ पे मौके हैं और क्या करना चाहिए यहाँ पे? वेदांता की अगर हम यहाँ बात करें तो एक हमने देखा है कि 465 और लेवल्स पे सपोर्ट जरूर लिया है स्टॉक ने। पर इसका अगर हम लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर देखें तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पिछले 6 महीनों से कंसिस्टेंटली इसने परफॉर्म किया है, एक हायर बॉटम्स बनाते हुए नजर आया ये स्टॉक में। तो ये जो थोड़ी बहुत डेली फ्रेम में जो डिप है वो खत्म होते हुए जरूर दिख रही है और यहाँ पे स्ट्रेंथ रीगेन होगा। नेक्स्ट जो है 500 के पड़ाव के लिए 500 पे थोड़े बहुत हम रेजिस्टेंस देख सकते हैं, फेस कर सकते हैं। तो 500 के लिए हम इस स्टॉक को नजर में रख सकते हैं। शिवांगी यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस आप सुझाना चाहेंगे? 500 के अगर टारगेट्स हैं तो स्टॉप लॉस कहाँ पे मेंटेन करें? 64 जो कि इसका एक रीसेंट लो भी है, वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल बनते हुए नजर आएगा। तो इसको हम ध्यान रख सकते हैं एज अ सपोर्ट। 464 यहाँ पर स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। 500 तक के लक्ष्य के लिए वेदांता यहाँ पर आप ट्रेड ज़रूर ले सकते हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और 9 बज चुके हैं। कुछ ही देर में समझेंगे कि नवरत्न स्टॉक्स कौन से हैं, कहाँ पर आज दिख सकता है एक्शन। बट उसके अलावा हम देखें तो टेक महिंद्रा भी जो है आज फोकस में रहेगा क्योंकि यहाँ पर अर्निंग्स का काफ़ी अच्छा रिएक्शन है और जैसा कि डिम्पी भी हाईलाइट कर रहे थे कि खबरों के लिहाज से रिएक्शंस जो हैं वो काफ़ी शार्प आएंगे। देखिए इन्फोसिस के नतीजे इतने अच्छे नहीं थे फ्राइडे को, जिस तरीके की उसकी कमज़ोरी दिखी पूरे सत्र में जो है ये स्टॉक रिकवर नहीं हुआ, पर उतने ही अच्छे रिएक्शंस टेक महिंद्रा को शायद आते हुए दिख रहे हैं। शिवांगी एक बार आपसे राय जानना चाहेंगे क्योंकि मैं ट्रैक भी कर रही थी, ये काउंटर वीकली पे एक ब्रेकआउट दे रहा था पर अब नतीजों का इस पे स्टैंप भी लग गया है। अच्छे नतीजों के बाद टेक महिंद्रा में कौन से लेवल्स ध्यान में रखें? जी आईटी स्पेस में नजर तो जरूर है और टेक महिंद्रा की अगर हम बात करें तो यहाँ वीकली बेसिस पे एक पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट नजर आया है। आज एक पॉजिटिव ओपनिंग भी दिख रहा है। तो बिल्कुल ये स्टॉक जो है वो तैयारी कर रहा है। 1900 के टारगेट्स जो है वो नेक्स्ट इस स्टॉक में बनते हुए दिख रहे हैं।
1900 के टारगेट्स जो हैं टेक महिंद्रा में ध्यान में रखे। शिवांगी, क्विकली कोई स्टॉप लॉस यहाँ पे सुझाएंगे? जी बिल्कुल, इमीडिएट बेसिस पे अगर हम देखें तो ये गैप अप ओपनिंग हो रहा है। तो स्टॉप लॉसेस को ज़रूर हायर ज़ोन्स की तरफ ट्रेल करें, पर 1700 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनते हुए नज़र आएगा। राइट, 1700 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। टेक महिंद्रा यहाँ पे ध्यान रखिए, गैप अप की शुरुआत में है, एक स्ट्रॉन्ग गैप अप आते हुए हम देखेंगे, देखते हैं कितना सस्टेन होता है, पर 1900 के बड़े लक्ष्य शिवांगी की तरफ से आते हुए। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और वक्त हो चला है 9 बजे के नवरत्न स्टॉक्स जानने का, और आज ये पूरी लिस्ट लेकर हमारे साथ प्रियंका मौजूद है। आइए चलते हैं सीधे उनके पास। प्रियंका, ओवर टू यू। शुक्रिया सृष्टि। देखिए, आज बैंक्स तो खास तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए। 9 के नवरत्न से पहले मैं बता दूं कि बैंक्स, क्योंकि लास्ट आपको फ्राइडे याद होगा कि जो शॉर्ट कवरिंग आई थी, एक शार्प रिकवरी आई थी मार्केट्स में, वो लेड बाय बैंक्स थी, और बैंक्स के कई सारे नंबर्स आए और न्यूज़ भी है। तो पहला जो स्टॉक होगा जिस पर आपको नजर रखनी है वो है HDFC बैंक। रिजल्ट्स तो हैं ही, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए, लेकिन एक और साथ जो इनकी न्यूज़ है, जो इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है HDB फाइनेंशियल, उसके IPO को भी मंजूरी मिल गई है। पूरा जो इशू साइज है वो 12,500 करोड़ का है। फ्रेश इशू भी है इसमें और OFS भी है। इसके चलते आपको HDFC बैंक पे नजर रखनी है। इसके साथ ही एक और जो तीसरी इसके साथ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि कई सारे ब्रोकिंग हाउस की पॉजिटिव खबर व्यू भी है इस वक्त HDFC बैंक पे। अगर आप बात करें इन्वेस्टेक का, वहाँ टारगेट हाई हुआ है, मैक्वायरी का टारगेट हाई हुआ है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दिया, 1900 का टारगेट तो मैक्वायरी ने दिया और नवामा ने तो 1960 का। तो ये 2-3 न्यूज़ है जो एक साथ क्लब होकर आपको HDFC बैंक को जरूर देखना चाहिए। पहले स्पॉट पर रहेगा हमारे नवरत्न शेयर में। दूसरा स्टॉक रहेगा वो भी बैंकिंग ही होगा, लेकिन ये ऑन द फ्लिप साइड होगा, शायद थोड़ा सॉफ्ट आ सकता है, इस पर सॉफ्टनेस आ सकती है। कोटक बैंक, क्योंकि यहाँ जो उनके NII और साथ ही PPOP आए वो दोनों इन लाइन थे, लेकिन आप मिस देखेंगे, पैट पर मिस रहा, उनके निम्स पर मिस रहा, और जिसके चलते वहाँ पर एक डाउनग्रेड्स भी हम देख रहे हैं। MK का भी एक डाउनग्रेड आया है, 1700 का टारगेट है, तो थोड़ा सॉफ्ट रह सकता है कोटक बैंक, HDFC बैंक ऑन द प्लस साइड। इसके अलावा अगर आप ब्रोकरेजेस की बात देखें, लास्ट वीक जोमेटो की जो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई कि वो QIP के जरिए फंड रेज करेंगे, अब उस पर ब्रोकरेजेस का व्यू आया है। बोफा ने जोमेटो पर टारगेट दिया है 325 का, बाय मेंटेन किया है। जेफरीज ने भी बाय मेंटेन किया है और 335 का टारगेट का दिया। और उनके रैशनल इस QIP को लेकर भी है, फंड रेज को भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मान रहे हैं, और साथ ही वो बोल रहे हैं कि कई सारे वर्टिकल्स में जोमेटो की जो ग्रोथ है, डोमेस्टिक शेयर जो बढ़ेगा, वो कुछ बड़े ट्रिगर्स रहेंगे जिसके चलते आपको जोमेटो पर नजर रखनी होगी। एक पूरा पैकेज फोकस में हो सकता है, वो होगा टाटा पैक, क्योंकि टाटा सन्स की जो एक मैंडेटरी लिस्टिंग सितंबर 2025 तक की लिस्टिंग की बात हो रही थी, जिससे कुछ दिन पहले न्यूज़ भी आई थी कि टाटा सन्स ने शायद एक 20,000 करोड़ का डेट रीपे कर दिया था ताकि मैंडेटरी लिस्टिंग ना हो, लेकिन उस पर अब उन्हें वहाँ रात मिलते हुए नहीं दिख रही है। RBI की तरफ से जो लेटेस्ट एक्शन है, जिसके चलते अगर ये लिस्टिंग होती है तो आउट ऑफ स्टॉक्स, क्योंकि क्रॉस होल्डिंग है बहुत सारे स्टॉक्स में, तो जिन कई सारी कंपनियों में, लिस्टेड कंपनीज में टाटा सन का स्टेक है और टाटा सन्स में भी स्टेक है लिस्टेड कंपनीज का। इसके चलते अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू के लिहाज से देखें तो टाटा केमिकल सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स पर आप नजर रखें। इनको एक लेटर ऑफ इंटेंट मिला है डिजाइन और कंस्ट्रक्ट कमीशनिंग का, ऑटो वैल्यू लगभग 491 करोड़ की है। RBL बैंक पर इन्वेस्टिक का और IIFL का, दोनों का ही एक व्यू आया है। इनफैक्ट IIFL ने तो डाउनग्रेड किया है रिजल्ट्स के बाद, होल्ड की राय दी है, टारगेट प्राइस भी कट कर दिया है 230 का। थोड़ी सी ग्रोथ म्यूटेड रह सकती है, इस तरह की बात की गई है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से, तो इस पर आप नजर रखें। उसके अलावा 8वां स्टॉक रहेगा हमारा एलिम्बिक फार्मा का। यहाँ एक पॉजिटिव न्यूज़ है, इनको एक US FDA का अप्रूवल मिला है, एक हाइपरटेंशन मेडिसिन बनाएंगे ये, जिसके लिए इनको एक अप्रूवल मिला है, जिसके चलते ये प्लस रह सकता है, आज पॉजिटिव रह सकता है। लास्ट बिग बोल्ड ब्रोकरेज, इस पूरे पैक में नजर रखिए, JP मॉर्गन की सीमेंट स्टॉक्स पर एक रिपोर्ट आई है, जिसपे उन्होंने अल्ट्राटेक को ओवरवेट दिया, टारगेट दिया 13,750 का, और साथ ही ACC को भी ओवरवेट टारगेट दिया है 3,020 का टारगेट दिया है। तो ये सारे कुछ स्टॉक्स रहेंगे आज 9 के नवरत्न में। सृष्टि, ठीक है। तो आज के नवरत्न शेयर थे जो आपको प्रियंका बता रही थी। अब जरा मार्केट के फ्रीज लेवल पे आते हैं। 2 मिनट बाद बाजार खुल जाएगा। निफ्टी 102 पॉइंट ऊपर फ्रीज हुआ है, 25,000 के जस्ट नीचे, 24,800 से अच्छी दूरी बना ली है इसने। तो अब आपका पहला डिफेंस लाइन 24,800, 24,700 हो गई है, तो ये अच्छी लाइन है आपके लिए। दूसरा 25,000 के ऊपर आते 25,200 के रास्ते भी खुलेंगे, थोड़ी बहुत और कवरिंग मार्केट के अंदर हो सकती है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी भी दिखाओ स्क्रीन पर, 266 पॉइंट ऊपर ये माफ कीजिए, ये फ्रीज हुआ है और 52,361 पे हुआ है ये।
कहने का मेरा मतलब ये है कि बैंक निफ्टी भी आपके पास 52,000 के ऊपर ही अब ट्रेड कर रहा है और 52,500 में आपकी बहुत दूरी नहीं रह गई है, सिर्फ 150 पॉइंट की दूरी है। टोटल 500 पॉइंट में से करीब 250 पॉइंट तो गैप से मिल गए और 250 पॉइंट मार्केट को मेहनत करके लाने हैं। तो 52,500 आते आपका इस राउंड की यानी कि अक्टूबर सीरीज़ की शॉर्ट कवरिंग तक के टारगेट्स पूरे हो जाएंगे और हमारे टारगेट्स भी पूरे हो जाएंगे जो हमने 52,500 तक के लिए आपको हमने उसी समय बताया था जिस समय 51,000 का बैंक निफ्टी खड़ा हुआ था। बट एनी हाउ, रिलायंस को दिखाता हूँ मैं आपको 15 रुपये ऊपर, HDFC बैंक को दिखाता हूँ जिसके नंबर्स का रिएक्शन आप स्क्रीन पर देखना चाहते होंगे, 33 रुपये ऊपर। टेक महिंद्रा का भी दिखाना है एक बार जरा, हाँ दिखाते जाओ, स्पीड से दिखाते हो, अभी समय है। टेक महिंद्रा भी दिखाओ, इसके नंबर्स बता रहे थे थोड़े कमज़ोर, मिक्स्ड सेट ऑफ नंबर्स हैं इसके, ठीक 3% ऊपर। कोटक का दिखाना, नंबर्स इसके ख़राब आए हैं। कोटक दिखाइएगा, इसके नंबर्स ख़राब आए हैं, ठीक। दिखाना एक बार जरा RBL बैंक भी, कोटक खुल रहा है ख़राब 1% के साथ। RBL बैंक दिखाना, इसके नंबर्स वीक बताए जा रहे थे, दिखाइए। एक जरा टाटा कंज्यूमर्स भी दिखाओ, जल्दी दिखाते जाओ। टाटा कंज्यूमर्स, कोटक, RBL बैंक, ओ ठीक है, अब समय नहीं है, अब सीधा हम स्क्रीन पर चल के ही आपको दिखाएंगे सारे के सारे शेयर्स। मोटा मोटी आप तैयारी कर लीजिएगा आज गैप के बाद थोड़ा वेट एंड वॉच करने की। जिनके पास है उनका तो खैर कहना ही क्या, जिनके पास नहीं है उनको थोड़ा सा कैलकुलेशंस में डालना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 500-600 पॉइंट का बैंक निफ्टी में मूव आना है, उसमें 250 पॉइंट गैप के साथ आ गए, तो इसलिए आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए। अब टिकाना रियल टर्म में शुरू हो गए हैं और 98 पॉइंट, अब 102 पॉइंट, 110 पॉइंट आप बैंक निफ्टी के ऊपर देख पा रहे हैं। 250 पॉइंट बैंक निफ्टी के ऊपर है। HDFC बहुत ही शानदार 2.5%, जो लोग कह रहे थे कि भैया मुश्किल है, वो अब HDFC आपको दिख रहा है चलता हुआ। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, राहुल घोष हमको बता के गए हैं कि 17.30 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, तो 17.25 पे आ गया है HDFC बैंक। 17.30 का रेजिस्टेंस है, हमने आपको आज होल्ड के स्टैंप लगवा के ये बात नोटिस भी करवाई थी। फिलहाल 42 रुपये की बढ़त के साथ ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस पे है बैंक निफ्टी। इसी की हेल्प से ही 300 पॉइंट ऊपर आके अब 52,400 हो गया और फ्यूचर्स ने 52,500 को पार कर लिया। अब जरा 5 पहले बड़े शेयर दिखा दो, फिर हम अलग अलग शेयर्स पे आके नोटिस करेंगे कि वहाँ सब पे क्या हो रहा है। पहले 5 बड़े शेयर्स दिखाओ जो मार्केट के हैं। उसमें पहला दिखाना है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 0.5% ऊपर, HDFC 2.5% ऊपर, जल्दी दिखाते जाओ। तीसरा TCS फ्लैट टू पॉजिटिव, ठीक। इन्फोसिस दिखाओ, इन्फोसिस, L&T और HUL जल्दी दिखाते जाना, फ्लैट टू पॉजिटिव 0.5% ऊपर, HUL 0.5% के करीब नीचे, और एक L&T और दिखाओ, L&T फ्लैट है ऑलमोस्ट। तो 6 शेयरों की सूची में ऑलमोस्ट करीब 5 शेयर आपको हरे निशान में या फिर उनमें अच्छी बढ़त दिख रही है। इक्का दुक्का कोई शेयर जैसे HUL के अंदर हल्की फुल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो वो हो रही है। अदरवाइज़ मार्केट का माहौल ठीक लग रहा है और थोड़ा HDFC के वेटेज काम कर रही है। वो बैंक निफ्टी को 350 पॉइंट ऊपर ला के खड़ा कर दिया और 52,500 के फ्यूचर्स आ गए हैं। ध्यान रखा जाए, फ्यूचर और स्पॉट में अभी भी 200-250 पॉइंट के प्रीमियम का फ़र्क है। दूसरा पॉइंट, अगर आप इंडिया विक्स के हिसाब से देख रहे हैं तो बाज़ार में स्लाइटली विक्स बढ़ा हुआ है, 1.5% है। एथिकली इस तरह के मार्केट जब चलता है और गैप दिखाता है तो विक्स गिरता है, लेकिन विक्स अभी गिरा नहीं है, तो मेरे लिए एक थोड़ा सा पॉइंट भी नोटेड होगा। मैंने अपनी स्क्रीन पर इसको डाल दिया है कि अच्छा इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से चेक करूँगा। अब आज तक जरा एडवांस डिक्लाइन की रेशो वो भी अच्छी है आज शुरुआत में, आप इतनी अच्छी भी नहीं बट हाँ फिर भी ठीक है। वैसे आप टोटल शेयर देख पा रहे होगे 1500 और 600 शेयर हैं, लेकिन अगर आपको खाली फ्यूचर्स का शेयर दिखाऊँ ना तो उसमें से शॉर्ट वाले शेयरों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। उसमें 71 में तो भी शॉर्टिंग हुई है, 71 शेयर्स में, 71 शेयर्स में, और 64-65 शेयर्स ऐसे हैं जहाँ पर अभी लॉन्ग पोजीशंस बनी हुई है। अब जरा सेक्टोरियल चर्निंग भी आपके स्क्रीन पर फायर हो रही है, वो हम हीट मैप के ज़रिए लेके आएंगे। जरा हीट मैप दिखाते हैं ना, सारे सेक्टर्स का पता लग जाएगा और सेक्टर से जुड़े हुए शेयर्स का पता लग जाएगा। फटाफट से लेके आते जाइएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, जहां पर लॉन्ग पोजीशंस शुरुआत में बन रही हैं उन शेयर्स के नाम, उनमें आप HDFC बैंक ऑलरेडी आपको पता ही है, पीरामिल एंटरप्राइजेस, पॉलीकैब, एक्सिस बैंक, PEL, इंडियन होटल्स, डिक्सन, बलरामपुर चीनी, ये कुछ एक शेयर्स हैं जहाँ पर आज शुरुआत में लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं। इन सब में से देखना अभी कोई ना कोई एक्सपर्ट्स आपको बताएगा और हम भी पूछ लेंगे ये सब के सब शेयर्स में से। अब आते हैं निफ्टी बैंक, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, HDFC सबसे बड़ी वेटेज के साथ खड़ा है और कोटक भी सबसे बड़े फॉल के साथ खड़ा है। दोनों में एक्सट्रीम है, एक के अच्छी आए तो रिएक्शन अच्छा है, एक के नंबर अच्छे आए खराब आए
तो रिएक्शन बुरा है और दोनों कॉर्नर पकड़ के बैठ गए। और इसके बीच के जो भी बैंक्स हैं उन सब में से किसी के पास भी 1% से ज़्यादा की बढ़त नहीं है। एक एक्सिस बैंक है, अच्छा मोमेंटम वाला शेयर है, ये और चल रहा है। आईटी के अंदर देखेंगे ज़्यादातर शेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, छोटे मझोले शेयर्स। बड़े शेयरों के पास अभी डायरेक्शन पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन हाँ जैसे टेक महिंद्रा के नंबर्स आए तो 3-3.5% ऊपर है। एचसीएल टेक के नंबर्स 2 दिन पहले आ चुके हैं, वो शेयर ठीक चल रहा है, आज भी ठीक चल रहा है। ठीक, एफएमसीजी साइडवेज हो जाएगा, बिल्कुल साइडवेज है और हो भी रहा है। आप देख पा रहे हो इसमें मैरिको, टाटा कंज्यूमर्स के तो नंबर्स थोड़े मिक्स्ड भी थे। जैसे मैंने आपको रेवेन्यू का टारगेट दिया था कि 4200 करोड़ आया, एक्सपेक्टेड था 4300 करोड़ आना। ठीक है, तो कई जगहों पे मिस भी हुआ, तो उसका रिएक्शन आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये पावर का इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर, ज़्यादातर शेयर्स आपको नेगेटिव या तो आपको कुछ ज़्यादा चलते हुए नहीं दिख रहे होंगे। और दिखाते हैं रियल एस्टेट के शेयर्स दिखाइए, इसमें भी शेयर ठीक है। ठीक है, मैक्रोटेक ठीक चल रहा है, इसके अंदर प्रेस्टीज ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज आधा % ऊपर है, खबर इसमें आई हुई है। और ये कुछ शेयर्स आपकी स्क्रीन पर है। मेटल इंडेक्स के अंदर आपको नाल्को आज फिर से 1% ऊपर दिखेगा। राहुल घोष ने आपको बताया था कि आज नाल्को उनकी लिस्ट में है। इसके अलावा सेल, हिंदुस्तान जिंक, मॉयल, वेदांता, ये कुछ एक और शेयर्स भी हैं। आज हमने शिवांगी से भी वेदांता के बारे में पता किया था। ये ऑटो का इंडाइसिस है। ऑटो में मेरे को लगता नहीं कि जल्दी कोई बड़ा मूव अभी आएगा, स्पेसिफिक मूव भी नहीं आएगा। ये शेयर्स थोड़ा सा भी साइड में हो जाएंगे और इससे इनको समय लगेगा अभी चलने में या थोड़ा ठीक होने में। ये ऑटो का इंडाइसिस है। ठीक, अब जरा ऑयल एंड गैस भी चेक कर लीजिए, उसमें HPCL, BPCL जैसे शेयर्स हल्की हल्की बढ़त के साथ है। ONGC में आज हल्की प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, वैसे एज सच कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है जी, अब जरा आगे बढ़े। इंडियन होटल्स के अंदर बहुत बढ़िया पोजीशंस बन रही है, इसमें मैंने आपको शुरुआत में भी नोटिस कराया, एक बार जरा दिखाना। इंडियन होटल स्क्रीन पर, पिरामिल एंटरप्राइजेस भी दिखा दो, HDFC बैंक दिखाओ, PI इंडस्ट्रीज भी अभी आया, HDFC AMC भी अभी आया है। ये कुछ एक शेयर्स हैं जहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बढ़िया बन रही हैं। अब मैं सृष्टि को कार्यक्रम की कमान आगे संभाल देने को बोलता हूँ ताकि वो मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने ट्रेड रख पाए। तो चलिए, आज शुरुआत तो अच्छी हुई है, पर अब समझते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पे कौन से काउंटर्स हैं। शिवांगी, आपसे शुरू करना चाहेंगे। देखिए, ICICI बैंक पे आपकी कॉल थी, इसके अलावा कौन से स्टॉक्स अभी आपकी लिस्ट में पॉप आउट हो रहे हैं, कहाँ पे आप ट्रेड सुझाएंगी? जी बिल्कुल, ICICI बैंक तो रहेगा ही। एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स में HDFC, ICICI, ये जो सारे हैवीवेट्स फ्रंटलाइन स्टॉक्स है वो काफी अच्छे तरह से परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा पिक जो मेरे रडार पे है वो है इंडियन होटल स्टॉक, जो है अपने लगभग पिछले 5 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद निकलने की पूरी तैयारी कर रहा है। एक नैरो रेंज फॉर्मेशन हुआ है वीकली बेसिस पे और उसको निकालने की तैयारी कर रहा है, जो कि एक इंडिकेशन है कि एक अच्छे सस्टेनेबल अपमूव के तरफ हम बढ़ रहे हैं इस स्टॉक में। अगर हम इसका OI डेटा चेक करें तो हमने देखा है कि काफी यहाँ पे जो शॉर्ट्स है वो शेड हुए हैं और फ्राइडे के सेशन में भी हमने देखा था कि एक लॉन्ग्स एडिशन होना शुरू हो गए थे। तो क्लियरली एक पुल बैक मूव जो है वो अब सस्टेन होते हुए दिखेगा। नेक्स्ट जो टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं स्टॉक में, 730 के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी, 690 के एक स्टॉक के साथ। ठीक है, तो इंडियन होटल्स यहाँ पर आप रखिए नज़र। हम बता भी रहे थे आपको कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज पे खास तौर से आपको फोकस करना है। हम देख ही रहे हैं कि टाटा केमिकल्स यहाँ पर एक अच्छा एक्शन है, साथ ही साथ इंडियन होटल्स भी अच्छी तरीके से मूव कर रहा है। बट इसके विपरीत अर्निंग्स का रिएक्शन भी काफ़ी शार्प है। टाटा कंज्यूमर्स के नतीजे अच्छे नहीं रहे, डिमांड पे काफ़ी प्रेशर है, जो कॉमेंट्री है वो भी ज़्यादा सराहनीय नहीं थी। अब देखिए 6% की कमज़ोरी जो है ये काउंटर दिखा रहा है। पर इस बीच गौरांग जी, आपसे एक बार फार्मा काउंटर्स पे भी टेक लेना चाहेंगे, क्योंकि ये पूरे हफ्ते अब कुछ एक अर्निंग्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। ऐसे में क्या उम्मीदें लगा रहे हैं आप फार्मा क्षेत्र से? क्या यहाँ पर थोड़ा सा सेफ्टी काउंटर जो है फिलहाल दिख रहा है, और कोई स्टॉक कॉल जो आप सुझाना चाहेंगे इस पूरे स्पेस से? तो सृष्टि, जब बाजार करेक्ट होता है ना तो दो क्षेत्र ऐसे होते हैं जो ज्यादातर लोगों को ध्यान में आते हैं और वहां पर ज्यादा आकर्षण रहता है। जब बाजार एक दायरे बंद या फिर थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली की चपेट में आया हो, तो वो दो क्षेत्र है, फार्मा और IT। और फार्मा में जिस प्रकार से कुछ कंपनियों में
उत्पादन को लेकर के और उत्पादन क्षमता का निरीक्षण करते हुए जो बाधाएं सामने आई हैं, एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट या फिर फॉर्म 483 में कुछ दवाइयों में या कुछ उत्पादन जो प्रक्रिया होती है उसमें कुछ खामियां दिखाई दी उसको लेकर के, या फिर सकारात्मक समाचार कुछ ड्रग्स के अप्रूवल को लेकर के। दिग्गजों में 4 नाम आते हैं और 2-3 नाम मैं मझौली फार्मा क्षेत्र कंपनी की दूंगा बुनियादी तर्क के आधार पर, जहां पर हमारी खरीदारी की राय है। तो सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, डीवीज लेबोरेटरीज और सिप्ला, ये 4 दिग्गजों में आ जाएंगे। और मझौली फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जाइडस लाइफ, जाइडस वेलनेस जैसी जो कंपनियां हैं वो हमें काफी अच्छी लगती हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल से अनिवार्य होगा देखना कि अगर किसी कंपनी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह उठा है यूएस एफडीए की तरफ से, तो वो कंपनी कितनी सक्षम है और कितनी अनुभवी है उन सब चिंताओं को या प्रश्न का निवारण या फिर उत्तर निकालने के लिए, और कितने जल्द समय में वो होता है। ठीक है, तो लार्ज कैप फार्मा काउंटर्स पर आप रखिए नज़र, क्योंकि इसलिए भी मैंने सवाल पूछा क्योंकि हाल फिलहाल जो फार्मा इंडेक्स है उसमें कुछ बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को नहीं मिला है। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा करेक्ट ज़रूर हुआ है, पर अपने मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट ले रहा है। और कुछ एक बेट्स पर आप खास तौर से नज़र रखिए, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज, मुझे याद है कि पिछले हफ्ते हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स ने उसको हाईलाइट किया था, तो देखते हैं कि इस हफ्ते वहाँ पे कुछ मोमेंटम आता है या नहीं। पर कई सारे अर्निंग्स के रिएक्शंस काफ़ी शार्प हैं। आप देखिए आरबीएल बैंक यहाँ पर भारी गिरावट आप देख सकते हैं। इंडिया मार्ट में 10% की कमजोरी है। कोटक महिंद्रा बैंक 3% टूटता हुआ दिखा है। साथ ही साथ कुछ एक सीमेंट काउंटर्स भी, डालमिया भारत और साथ ही इंडिया सीमेंट्स जैसे स्टॉक्स जो हैं वो फिलहाल गिरावट का शिकार हो रहे हैं। पर शिवांगी, इस बीच जो है पिरामल एंटरप्राइज, ये स्टॉक काफ़ी अच्छी तरीके से मूव हो रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? क्या यहाँ पे कोई ट्रेड्स हो जाएंगी? जी बिल्कुल, पीएल की अगर हम बात करें यहाँ पे तो जरूर हमने देखा है कि एक अच्छी मूव आज देखने को मिल रही है ओपनिंग के लेवल्स पे। पर सृष्टि, अगर इसका हम वीकली बेसिस का चार्ट देखें तो अभी भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर बना हुआ है हायर जोन्स पे। हालांकि सपोर्ट काफी स्ट्रांग है, पर अपसाइड कैप नजर आ रहा है यहाँ पे इस स्टॉक में। तो मेरी यहाँ राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें, इस स्टॉक को सस्टेन करने दे 1080 के ऊपर, तब कन्विक्शन यहाँ पे बिल्ड होने दिखेगा। ये अलग अलग स्टॉक्स अभी आप देख पा रहे हैं। अमूमन वही सारे शेयर डिस्कस हुए जिसके बारे में आपको शुरुआत में बता रहे थे कि यहाँ पे पोजीशंस बन रही है, जैसे कि इंडियन होटल्स, पिरामल एंटरप्राइजेज, ठीक, एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी बैंक, ओबरॉय रियलिटी और साथ ही बलरामपुर चीनी भी। हालांकि बलरामपुर चीनी हल्का सा नरम हो गया वापस से, और कुछ पोजीशंस नाल्को के अंदर भी बनी हैं। आते हैं कुछ और ट्रेड पे। देखिए निफ्टी एक बार वापस से आपको देखना होगा, इसने जितनी बढ़त दिखाई थी उसमें से करीब 40-50 पॉइंट खो दिए हैं। 110-15 पॉइंट ऊपर था ये, अब इसने बढ़त खो दी है, ठीक। लेकिन बैंक निफ्टी की बढ़त में कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है। 52,500 हमारा टारगेट अचीव हो गया। आज 250 पॉइंट गैप के साथ मिले, उसके बाद उसने और 250 पॉइंट दिखाए, तो ये करीब 416 पॉइंट अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और 52,500 भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमने आपसे कहा था कि इस बार की सीरीज़ में 52,500 बैंक निफ्टी लगा सकता है, लगा दिया, स्क्रीन पर सामने दिख रहा है। खुशी इस चीज़ की होती है कि जो डाटा रीडिंग हुई उसका काम आ गया। खुशी इस चीज़ भी होती है कि मार्केट ने रिएक्ट वैसे ही किया जैसी कैलकुलेशंस चल रही थी, और खुशी इस चीज़ की होती है कि टाइमली आपको इन्फॉर्म कर दिया। इस चीज़ की हमको ज़्यादा खुशी होती है। खैर आगे बढ़ते हैं। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और एचडीएफसी बैंक दोनों का कॉम्बो अच्छा है, लेकिन रिलायंस एक बार खुलने के बाद अपनी बढ़त को और बढ़ा नहीं रहा। एचडीएफसी के पास वही 1730 तक के लेवल आ चुके हैं। राहुल जी ने बताया था कि एक लक्ष्मण रेखा की तरह यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है। 6 बार ऐसा लेवल्स थे जहाँ पर आके बदलता है। तो एक बार स्टैंप पे लगा दो एचडीएफसी बैंक का टारगेट हिट राहुल घोष का। और दूसरा ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे चर्निंग होगी, हाथ बदला भी ज़रूर होगा, हो रहा है, होगा भी। जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक चार्ट चेक शिवांगी से करवा लेते हैं। शिवांगी जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ चेक करना। ये 2700 आ तो गया, टिका भी रहा है, लेकिन बहुत तेज़ी से ऊपर नहीं आ पा रहा है। वजह कुछ प्रॉब्लम है क्या? रेजिस्टेंस है, फोर्स नहीं है?
डिम्पी, अगर हम रिलायंस की बात करें यहाँ पे, तो पिछले लगभग 9 दिनों से एक ही बैंड पे कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। कहीं न कहीं एक 2600 पे 75 2675 पे हमने एक सपोर्ट लेते हुए भी देखा था इस स्टॉक को। बट कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि अपसाइड कैप्ड है, यानी कि कॉल राइटर्स काफ़ी अपना एक पोज़ीशन जो है वो अनवाइंड नहीं कर रहे हैं। तो इस पुट कॉल रेशियो जो 1 के नीचे है इस स्टॉक के लिए, तो यहाँ पे एक थोड़ी कंसर्न्स वाली बात है, क्योंकि फ्रेश बाइंग नहीं नज़र आ रही है। इंडेक्स भी हम देख रहे हैं कि एक दायरे में कामकाज कर रहा है, तो कहीं न कहीं ये आफ्टरमैथ है, पर ओवरऑल यहाँ से गिरावट ज़्यादा नहीं दिख रही है। देखिए, धीरे-धीरे करके निफ्टी के अंदर अब थोड़ा बहुत प्रेशर और आ गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे ऑलरेडी मैम ने आपको बता दी कि गिरावट ज़्यादा तो नहीं दिख रही है, लेकिन आज जब बाज़ार सुबह चल रहा था तो इंडिया विक्स को गिरना चाहिए था एथिकली, लेकिन इंडिया विक्स गिर नहीं रहा था। 1.5% ऊपर था, मैंने आपको नोटिस भी करवाया था। अब आप देखो इंडिया विक्स करीब करीब 4% ऊपर आने को हो रहा है। अभी ये चल रहा है 1360 के आसपास। ये देखिए इंडिया विक्स 4% ऊपर है, तो सम फेयर इन द मार्केट है। ये ना बहुत बढ़िया इंडाइसिस है, मैं आपको बताऊं समझने के लिए। बाजार ऊपर था, 100 पॉइंट ऊपर खड़ा था निफ्टी और करीब 400 पॉइंट ऊपर खड़ा था बैंक निफ्टी, लेकिन ये इंडाइसिस बता रहा था कि नहीं, कुछ तो चल रहा है अंदर ही अंदर। आप देखते रहना, और देखते ही देखिए करीब करीब 70-80 पॉइंट निफ्टी ने खो दिए। और इस जिस जंक्शन पे 70-80 पॉइंट खो रहा है ना, यहाँ पे हर 10 पॉइंट की अपनी बहुत कीमत है। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि 100 पॉइंट के बाद 500 पॉइंट के बराबर होते हैं, तो यहाँ पे हर 10 पॉइंट खोना और हर 10 पॉइंट पाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कन्विक्शन का काम करेगा। क्योंकि जिस जगह पे खड़े हो वहाँ पे भाव और भावनाएं दोनों ठीक होना बहुत ज़रूरी है। भाव भी ठीक हो गया, भावनाएं ठीक नहीं हुई तो सौदे नहीं आएंगे। अगर भावनाएं ठीक होगी, भाव नहीं ठीक होगी तो सौदे उल्टे सीधे आ जाएंगे। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, इसलिए भाव और भावनाएं दोनों ठीक होनी चाहिए। तो आप देखो ये विक्स भावनाओं का खेल है, ये वो बताता है आपको। ये 4% बढ़ा होता है, इसलिए आपके कुछ डिसीजंस को आगे पीछे देख के ज़रूर लेना है कि ये विक्स को इग्नोर ना किया कीजिएगा जब भी गैप अप और गैप डाउन हो। तो दूसरा, बैंक निफ्टी में एक लेवल का टारगेट हिट होने के बाद वो भी हल्का हल्का सा प्रॉफिट बुक करवा रहा है। एग्जांपल के लिए अभी मैंने आपको स्क्रीन पर 52,500 प्लस दिखाया था, अभी आप देखो वापस से स्क्रीन पर आपको 52,350 दिखेगा। 150 पॉइंट मार्केट ने एक झटके से खोए वहीं पे। अभी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था ये कि हमारे टारगेट अचीव हुए 52,500 के। तो लेवल्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है, और देखते देखते निफ्टी के फ्यूचर्स इन रेड हो चुके हैं, वो लाल निशान में आ गए हैं और वो 25,000 के नीचे आ गए हैं। पहले वो 25,000 के ऊपर खुले थे तो वो नीचे आ गए हैं। बट एनी हाउ, ये सब आप देखते रहना। आप दिखाओ जरा एडवांस डिक्लाइन की रेशो। आपको मैंने सुबह एक पॉइंट और भी नोटिस कराया था कि बाजार बढ़ तो रहा है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन की रेशो उतनी अच्छी नहीं है। अभी भी आप देखो, अभी तक निफ्टी 30 पॉइंट ऊपर है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन में आप देखो सारी रेशो डिस्टर्ब्ड है, एनएससी की भी और एफ&ओ वाली भी। बीएससी का चलो ठीक है, समझ में आता है, उसके नंबर ऑफ शेयर्स भी ज़्यादा, और क्वांटम वाले शेयर्स में कैटेगरी भी अलग किस्म की है। तो आप देखो 123 शेयर वर्सेस 50 शेयर है, लेकिन बाजार ऊपर खड़ा था। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है एग्जिट करने की या प्रॉफिट बुक करने की। मैं शॉर्ट तो नहीं करूंगा क्योंकि मैंने आपको मना किया, तो मैं भी क्यों देखूंगा उसके बारे में, लेकिन हाँ, प्रॉफिट बुकिंग टाइमली करना बहुत ज़रूरी है। ये विक्स और एडवांस डिक्लाइन की रेशियो ने आज प्रूव कर दिया आपके सामने कि जो हम कह रहे थे एग्जैक्टली वहीं से बाजार वापस घूम आया। अब जरा समझते हैं कुछ और शेयर्स जहां पर आज लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस काफ़ी अच्छे से बन रही हैं। तो पहले लॉन्ग वाले शेयर्स पे आ जाते हैं, जरा स्क्रीन पे दिखाते हैं ना जिनके मैं नाम लूँ। मैं ज़्यादातर शेयर तो सृष्टि ने पता किए हैं, मैं एक शेयर और पता कर ले तो इसका डैमेज काफ़ी हुआ है। गुरांग सर हैं क्या स्क्रीन पर? एक बार जरा दिखाना, ये MGL और IGL दिखाइएगा। ठीक है शिवांगी, एक बार जरा MGL और IGL आप टेक्निकली चेक करो। वैसे तो मैं फंडा व्यू लेना चाहता था। MGL और IGL बहुत बुरे टूटे थे। सौमित ने हमको एक खबर बताई थी कि इनको गैस का एलोकेशन कम हो रहा है, और अगर ये दाम बढ़ाते हैं तो इनकी डिमांड कम हो जाएगी। तो दो तरफ से फंस गए थे ये। आज MGL थोड़ा पुल बैक का दिन में है। स्ट्रांग है क्या पुल बैक या फिर वीक पुल बैक है? जी, अगर दोनों ही स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे वीकनेस जो है वो लगभग पिछले हफ्ते से ही देखने को मिल रही थी। हम देख रहे हैं कि पिछले 3 हफ्तों से लगातार ये स्टॉक प्रेशर में रहा है। इनफैक्ट IGL की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे ही इसने
520 का एक लेवल तोड़ा था जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल था, वहां से हम इंडिकेट कर रहे थे कि काफी एक थोड़ा ग्रेव वीकनेस देखने को मिल सकता है। फिलहाल भी अगर हम इसका लेवल्स चेक करें तो यहाँ पे ये पुल बैक मूव सस्टेनेबल नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि अभी भी थोड़ी बहुत और गिरावट बाकी है। काफी वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग हुई है फ्राइडे के सेशन में, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्रेल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जल्दबाजी ना करे बाइंग के लिए, थोड़ा वेट एंड वॉच करे, क्योंकि काफी गिर चुका है, तो यहाँ फ्रेश सेलिंग की भी सलाह नहीं रहेगी। ठीक है, तो फिलहाल अभी थोड़ा वेट एंड वॉच कर लें। इनमें काफ़ी तेज़ पिटाई हुई है, अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ के लिए आपको बिल्कुल वेट नहीं करनी है। उनका नाम है नीलेश शाह, एमडी है कोटक एएमसीज के, और मेरे नहीं बल्कि कई ऐसे लोग होंगे सिस्टम में जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जानते हैं, उन सबके मेंटोर में से एक है। बहुत कुछ सीखा है। चलो ठीक है, मार्केट की बात तो अलग है, व्यवहार से भी सीखा है। व्यवहार से ऐसे उनसे सीखा है कि चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबसे दिल खोल के मिलते हैं। एक बात रख रहे हैं तो सबके सामने वैसी ही बात रखेंगे, कोई छुपाते नहीं है, बैक फाइटिंग में बिलीव करते नहीं हैं। और उनके मार्केट की इंटेलिजेंस फैक्ट एंड फिगर के साथ जुड़ी हुई है। समझाने का तरीका इतना अच्छा है कि छोटे से बच्चा से लेकर बड़ा बूढ़ा तक भी आराम से उनको सुन सकता है, समझ सकता है। एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। तो आज मैं कार्यक्रम में उन्हीं मेहमानों को आज शामिल कर रहा हूँ। नीलेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगता है जब आपको सुनते हुए देखते हैं। और इस बार हमारा रिसेंटली जब 3 साल पूरे होते थे, हमारे आप उस मंच पे आए थे। अच्छा, सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा था, उस मंच पे जितने पार्टिसिपेंट बैठे हुए थे और जिनके पास सीआरस का फंड मैनेज करने के राइट्स हैं, वो सब भी ये कह रहे थे कि हमारे टीचर के तौर पर नीलेश भाई हैं। हम उनको सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं। नीलेश भाई, अब हम पावन मौके पर आपके साथ जुड़ रहे हैं। दिवाली आने को है, इस बार की दिवाली भी अच्छी जाए, अगली बार की दिवाली भी अच्छी जाए। बहुत कुछ आपके हाथ में है, बताइए नीलेश भाई, कैसे जाएगी अच्छी दिवाली? डिम्पी भाई, पहले तो ईटी स्वदेश के सभी श्रोताजनों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली तो अच्छी जाएगी, उसमें कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं। लेकिन आप किस प्रकार की एक्सपेक्टेशन दिवाली से या मार्केट से रखते हैं, उसके ऊपर निर्भर करेगा आपकी दिवाली अच्छी जा रही है या नहीं अच्छी जा रही है। पिछले 4.5 पौने 5 सालों में मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। 21% के आसपास जनवरी 20 से सितंबर 24 का रिटर्न है। मिड कैप स्मॉल कैप में तो उससे भी ज्यादा रिटर्न निकला है। अब अगर लोगों की उम्मीद ये है कि पिछले 5 साल जैसा रिटर्न आने वाले 2 सालों में 5 सालों में दिखने को मिले, तो उनकी दिवाली अच्छी नहीं होगी। रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन आपको बहुत मॉडरेट करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, पिछले 5 सालों में हमने देखा कि क्वालिटी और मोमेंटम दोनों बहुत तेज गति से दौड़े ना। कौन सी चीज क्वालिटी है, कौन सी चीज मोमेंटम है, ये आप अपनी तरफ से डिसाइड करिए। बट एक बात तय है कि पिछले 5 सालों में हमने बहुत ब्रॉड बेस्ड रैली देखी। वर्चुअली 3 आउट ऑफ 5 स्टॉक्स डबल हो गए। आने वाले समय में उस प्रकार की ब्रॉड बेस्ड रैली देखना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता आने वाले 5 सालों में हर तीसरा स्टॉक डबल हो जाएगा। सो आपको स्टॉक का चयन भी बहुत अच्छी तरह करना पड़ेगा। एंड फाइनली तीसरी चीज, आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना पड़ेगा। जियोपॉलिटिकली बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। डोमेस्टिकली भी आने वाले समय में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो होता रहेगा। तो लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे, छोटी मोटी वॉलेटिलिटी करेक्शन, उससे आप डर नहीं जाएंगे, तब आपके लिए दिवाली अच्छी होने के बहुत अच्छे आसार हैं। नजरिया मार्केट्स पे। नमस्कार नीलेश जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है आपसे सीखना, और साथ ही साथ अब जो आपका टेक है मार्केट्स पे उसको भी हमने नोट किया। पर नीलेश जी,
जैसा कि आप बता रहे थे कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा मॉडरेट करना चाहिए, और जी हाँ, लाजमी भी है, क्योंकि पिछली दिवाली से लेकर इस दिवाली के आसपास की अभी हम बात करें तो 40% के रिटर्न्स तो सिर्फ इंडेक्स लेवल पे ही देखने को मिले हैं। पर ऐसे में जैसा कि आप बता रहे हैं कि लंबे समय के लिए निवेश करना है, और कई सारे इन्वेस्टर्स मूरत ट्रेडिंग को भी देखते हैं कि नया इन्वेस्ट करेंगे उस समय, तो ऐसे में लंबी अवधि में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे स्पेसेस हैं नीलेश जी, जहां आपको लगता है कि वेल्थ क्रिएशन के बहुत अच्छे मौके हैं? सृष्टि, सेक्टर वाइज अगर हम कॉल लेते हैं तो साथ में प्रमोटर या मैनेजमेंट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक ही सेक्टर में अच्छे प्रमोटर भी मिलेंगे और बुरे प्रमोटर भी मिलेंगे। सब्जेक्ट टू दैट, हमें लगता है कि आने वाले 2-3 सालों के लिए आईटी, फार्मा, बैंकिंग, इस प्रकार के जो रीजनेबली वैल्यूड सेक्टर है उसमें निवेश के अच्छे मौके मिलेंगे। टेलीकॉम, ऑटो, सीमेंट वो अपनी हिस्टोरिकल एवरेज से थोड़े महंगे हैं, वहां पे भी आपको मौके मिलेंगे निवेश करने के। डिफेंस, रेलवे, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये सेक्टर में वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं, फेयर वैल्यू फंडामेंटल से थोड़ी आगे है, तो शायद ये सेक्टर केस बाय केस मार्केट को अंडर परफॉर्म करेंगे। ठीक है नीलेश भाई, एक चीज़ और बताइए। मैं ये बात पूछना तो नहीं चाहता, बट हाँ, क्योंकि हम रोज़मर्रा के मार्केट के अंदर इससे थोड़ा दो हाथ करते हैं, वो है एफआईज का रोल। एफआईज ने थोड़ा बहुत माल इंडिया में बेचा है, बीच में खबर ये आ रही थी कि चाइना की तरफ मूव कर सकते हैं। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि 7% जीडीपी ग्रोथ के साथ वो इंडिया में ही रहेंगे, चाहे आगे आए चाहे पीछे आए, उनका रोल इंडिया में रहेगा और ज़रूर रहेगा और अच्छा भी रहेगा। एक बार जरा आपका टेक चाहिए इस एफआईज के आने जाने पर, इसको कैसे कैलकुलेट करे एक इन्वेस्टर। हम तो देखिए रोज़ मार्केट के अंदर बैठे रोज़ ही देख रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर कैसे कैलकुलेशन देखे इसको? डिम्पी भाई, एफपीआई की जो निवेश भारत में है वो आज की तारीख में डेट इक्विटी मिला के $1 ट्रिलियन से ऊपर है। उनके पोर्टफोलियो में उन्होंने जो 20-25 साल पहले निवेश किया उसके ऊपर बहुत ज्यादा मुनाफा बन रहा है। बाकी मार्केट अगर देखें इमर्जिंग मार्केट साइड के ऊपर, तो वहां पे उतना मुनाफा नहीं है। ऑब्वियसली जब उन्हें प्रॉफिट बुक करना होगा तो इंडियन मार्केट ही उन्हें दिखेगी। दूसरी चीज, हमारी मार्केट दूसरे लोगों के सामने काफी अच्छी दिख रही है और इसीलिए वह महंगी भी है। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त चाइना की मार्केट बॉटम से कुछ 25-27% ऊपर आई है, हमारी मार्केट टॉप से कुछ 4-5% नीचे आई है। लेकिन इतनी रैली के बाद चाइनीज मार्केट सितंबर 2007 के लेवल पे ट्रेड कर रही है। दैट मीन 17 साल से वहां पे किसी निवेशक ने कुछ खास पैसा नहीं बनाया। हमारी मार्केट गिरावट के बावजूद सितंबर 24 के लेवल पे ट्रेड कर रही है। तो ये जो ग्रोथ हमने दिखाया है सालों साल, वह निवेशक को विश्वास दिलाता रहेगा। दूसरी चीज है, लोग फ्यूचर देख के निवेश करते हैं। अब पिछले 10 साल की चाइनीज अर्निंग पर शेयर देखे CSI 300 इंडेक्स की, तो रेनमिनबी टर्म्स में वो 10% ग्रो हुई है। सालाना ऑलमोस्ट सिंपल कैलकुलेशन 1%। उसी समय में निफ्टी 50 की अर्निंग पर शेयर रूपी टर्म्स में 166% ग्रो हुई है। कहां 10% रेनमिनबी, कहां 166% रूपी टर्म्स। तो ये जो अर्निंग्स ग्रोथ है हमारी, वह एफपीआई को सोचने के लिए मजबूर करेगा कि पी रेशो पे तो यस इंडिया महंगा लगता है चाइना के सामने, बट प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ के रूप में देखें तो इंडिया सस्ता दिखता है। 1 साल के लिए हम दुनिया की महंगी इमर्जिंग मार्केट है, 5 साल का व्यू ले लो तो हम दुनिया की सबसे सस्ती इमर्जिंग मार्केट है। एंड फाइनली जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है एफपीआईज के लिए, वो है गवर्नेंस। चाइना एक ऐसी कंट्री है जहां उनके पिछले फॉरेन मिनिस्टर, पिछले डिफेंस मिनिस्टर कहां गए किसी को पता नहीं है। इंटरपोल के चीफ चाइना गए थे, वही जेल में चले गए।
अब इस माहौल में लोग गवर्नेंस के ऊपर कितना विश्वास रखेंगे? तो यस, एक ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू लोग इंडिया बेच के चाइना में शायद निवेश करने की सोच रहे हैं, लेकिन सुबह का भूला शाम को घर जरूर लौट आएगा। जाएगा सर, आपका एक्सपीरियंस भी बता ही रहा है कि सुबह का भूला हो जरूर शाम को आएगा, और अब इसी ताक में हम भी बैठे हैं। अच्छा नीलेश भाई, एक छोटा सा सवाल और है, ये इनफैक्ट मैं कई दिनों के नंबर्स रेगुलर बेसिस पे देख रहा हूँ। क्या डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स को, जो आप भी हैं, क्या कहीं डिप्लॉयमेंट की दिक्कत आ रही है? जो SIPs की बड़ी रकम आपके पास आ रही है मार्केट में लगाने में, अभी आप कैश में कितना बैठे हैं, थोड़ा आइडिया हमको दे सकते हैं? क्या डिप्लॉयमेंट में दिक्कत है इस समय मार्केट में कि हाँ अच्छे शेयर अच्छी वैल्यूएशन पे बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहे, तादाद में नहीं मिल रहे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है? सर डिम्पी भाई, इस वक्त मार्केट का वॉल्यूम तो तकरीबन ऑल टाइम हाई लेवल पे है, सो लिक्विडिटी की इश्यू नहीं है, प्राइस और वैल्यूएशन की जरूर इश्यू आ सकती है। सेकंड चीज है, हम लोग कैश कॉल नहीं लेते। हमारे जो पार्टनर्स है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, एडवाइजर है, वो अपने क्लाइंट का असेट एलोकेशन करके डिसाइड करते हैं कितना पैसा डेट में, कितना पैसा सोने में, कितना पैसा इक्विटी में रखना है। हम अपने फंड में हमेशा फुल डिप्लॉयमेंट चलाते हैं, 2-3% कैश रहता है हर फंड में, बिकॉज आपको डे टू डे रिडम्पशन मीट करना पड़ता है, बट हम लोग कैश कॉल नहीं लेते। अगर किसी निवेशक को कैश कॉल वाले फंड में आना है तो उनके लिए हमारे प्रोडक्ट है, जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड हुआ, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हुआ, इक्विटी सेविंग स्कीम हुआ। यहाँ पे हम डेट, इक्विटी इन कुछ फंड में सोने और चांदी के बीच में अलोकेशन करते हैं, बट प्योर इक्विटी फंड में हम लोग कैश कॉल नहीं लेते, बिकॉज नहीं तो वो कंपाउंडिंग हो जाएगी। मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपने क्लाइंट का इक्विटी कम किया और मैंने इक्विटी फंड में कैश रखा, तो उनका ओवरऑल इक्विटी एलोकेशन बदल जाएगा। दूसरी बात रही, जो पैसा आ रहा है वो क्या हम डिप्लॉय कर पा रहे हैं? यस, डिप्लॉय करने में हमें कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। आज भी जैसा मैंने पहले बताया, बैंकिंग, IT, फार्मा, FMCG, टेलीकॉम, ऑटो, सीमेंट, ऐसे कई क्षेत्र में रीजनेबल वैल्यूएशन पे हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास या थोड़ा ऊपर कई स्टॉक अवेलेबल है। तो हम लोग सेक्टर रोटेशन अपने फंड में कर रहे हैं और आज की तारीख में हमें निवेश करने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हमारी जो दिक्कत है वो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट की है। अभी हमने MNC फंड लॉन्च किया था, उसके NFO आज क्लोज हो रहा है। हमने उसके एडवर्टाइजमेंट में ही लिखा है 5 साल की अवधि के लिए निवेश करिए, हमें लंबी अवधि का पैसा चाहिए। हम लोगों को कह रहे हैं कि आप अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट कर लीजिए। पिछले 5 साल जैसा रिटर्न आने वाले 5 साल में आने की गुंजाइश कम है। तो हमारी दिक्कत यह है कि क्या हम अपने सारे निवेशकों को समझा पाएंगे, उन्हें कन्विंस कर पाएंगे कि पिछला जो परफॉर्मेंस है वो आने वाले समय में नहीं आएगा और जो परफॉर्मेंस हम देंगे वह उनके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशंस को मॉडरेट ज़रूर करना है। पर नीलेश जी देखिए, जिस तरीके से मूव ना ही सिर्फ इक्विटी मार्केट्स बल्कि गोल्ड और चांदी में भी हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त तेज़ी है। ऐसे में एज एन इन्वेस्टर थोड़ा सा ये ज़रूर लगता है कि अब कहाँ इन्वेस्ट करें, अब कहाँ पे हैं मौके। तो ऐसे में आपसे ये समझना चाहूँगी कि अगर यहाँ पे किसी को 100 रुपये अगर माने कि वो इन्वेस्ट करना है तो उसका बाइफरकेशन किस हिसाब से करें? हमने आपसे समझा कि कैसे रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस अब बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं लोग मार्केट से और जो भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट ऐसे में अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं नीलेश जी? चाहे वो इक्विटीज़ में हो, सोने चांदी में हो या फिर डेट साइड, थोड़ा सा एक्सपोजर ज़रूर बनाना चाहिए। सो सृष्टि जी, फ्रॉम अ असेट पॉइंट ऑफ व्यू हमें लगता है सोना और चांदी अभी भी तेजी में रहेंगे। सेंट्रल बैंकर्स ऑफ द वर्ल्ड सोने की खरीदारी कर रहे हैं और चांदी का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स की कई चीजों में हो रहा है। ये दोनों चीजें सोने और चांदी को सपोर्ट कर रही हैं। ऑलरेडी सोने में 80,000 के ऊपर रुपये में दाम हो गए हैं,
एंड आगे भी सोने की ये तेजी चलती रहेगी ऐसा लगता है। हमारा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप सोने और चांदी में ओवरवेट रह सकते हैं। फिक्स्ड इनकम की बात करें तो हमें लगता है आने वाले 12 से 18 महीनों में ब्याज के दरों में कटौती हो सकती है। डेट एफपीआई की बाइंग मार्केट यील्ड्स को नीचे रखेगी और फेड ने जो रेट कट चालू किया है वो आज नहीं तो कल आरबीआई के लिए रूम ओपन करेगा ब्याज की दरों काटने का। तो इस वक्त डेट में सबसे लंबी मैच्योरिटी, सबसे लंबे ड्यूरेशन वाले फंड में निवेश कर सकते हैं। फिर आता है इक्विटी का सवाल। वहां पे हम यही कहेंगे कि क्वालिटी ओवर मोमेंटम, रीजनेबल वैल्यूएशन ओवर एक्सपेंसिव वैल्यूएशन एंड हाई फ्लोटिंग स्टॉक रादर देन illiquid concentrated holding stocks, इस प्रकार से आप अपने पोर्टफोलियो को रोटेट करिए। सेक्टोरली आईटी, फार्मा, बैंकिंग, टेलीकॉम, इस प्रकार के सेक्टर में निवेश करिए। कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, डिफेंस, रेलवे, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इस प्रकार के क्षेत्र में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करिए। नेट नेट इक्विटी में निवेश करते समय इक्वल वेट रखना, लंबी अवधि का कॉल लेना और रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करना। डेट में निवेश करने के लिए लंबे ड्यूरेशन वाले फंड्स को निवेश करना और सोने और चांदी में आप ओवरवेट एलोकेशन चला सकते हैं। ठीक है, डन। सर मेरे को ना आपकी एक बात तो बहुत ही पसंद आई अभी आपने जो बात रखी ना, और मेरे को लगता है सभी को सीखने का है, इसलिए ये पॉइंट मैं वापस से नोटिस कराता हूँ, सर के सामने ही बता देता हूँ जो नीलेश भाई ने अभी बताई है बात कि भाई भाव और भावनाओं में ना, भावनाओं को कंट्रोल करो। भाव तो कंट्रोल्ड है ही, भावनाएं क्या है? भावनाएं है कि ज़्यादा रिटर्न कमाने की, ऑलरेडी जो हम देख चुके हैं 1 साल के अंदर, वो भावनाएं बार बार सामने आ रही हैं। इसलिए नीलेश भाई बता रहे हैं कि हमारे जितने भी NFOs हैं या फिर जो भी हम फंड रेजिंग कर रहे हैं, एक ही चीज़ समझा रहे हैं कि अपने भैया एक्सपेक्टेशन को थोड़ा मैनेज करो, मार्केट तो रिटर्न दे ही देगा, दे भी रहा है, लिक्विडिटी की भी कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट मेरे को लग रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझने की बात है। फिर आपको दुख कम होगा, जब उम्मीद ही नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, तो पूर्ति ना होने पर दुख भी कम होगा। इसलिए इच्छाओं को थोड़ा कम कर दीजिए, ये आप अलग अलग जगह भी सुनते होंगे। नीलेश भाई एक छोटा सा पॉइंट फिर आपसे और समझना है हमको, ये जब सेक्टोरियल चर्निंग का भी आप बता रहे थे कि हाँ ये सेक्टर्स हमको रखने हैं, इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दें अभी इस समय के हिसाब से सबसे ज़्यादा वेटेज किसको देनी चाहिए, और कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो थोड़ा खतरनाक लेवल पर भी है जिस पर हमको थोड़ा ज़्यादा कॉशियस होना है? डिम्पी भाई, लोग अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार निवेश कर सकते हैं। अगर आप एग्रेसिव रिस्क टेकर हैं तो आज भी स्मॉल एंड मिड कैप में निवेश कर सकते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो स्मॉल एंड मिड कैप से प्रॉफिट बुक करना आपके लिए आवश्यक है। जब भी मैं लोगों को कहता हूं इस प्रकार से, तो लोग कहते हैं नीलेश भाई हम तो एकदम एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। बट मेरी डेफिनेशन है कि अगर आपने कोविड के समय में इक्विटी मार्केट में खरीदारी की थी तब आप रिस्क टेकर हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया और अपने निवेश को जारी रखा तो आप एवरेज रिस्क टेकर हैं। अगर आप डर गए, आपने लॉस बुक कर दिया, आपने बेच दिया कोविड के समय में, तब आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। तो आईने में खड़े रह के अपने आप को पूछिए कोविड में क्या किया था और उस हिसाब से अपनी रिस्क प्रोफाइल तय कीजिए। सेकंड चीज है, इस वक्त सेक्टोरली अगर देखें तो प्राइवेट बैंक्स है, टेलीकॉम सेक्टर है, एफएमसीजी में कंज्यूमर स्टेपल है, ऑटो सीमेंट में कुछ चीजें हैं जहां पे आज भी वैल्यूएशन हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास मिल रहा है। कैपिटल गुड्स, डिफेंस, रेलवे, पीएसयू, यहाँ पे थोड़ा वैल्यूएशन महंगा लगता है तो वहां पे गिरावट के चांसेस हैं। बट 2 चीजों से और आगाह करना चाहूंगा। एक है माइक्रो कैप्स, जिसके ऊपर सडनली टिप आती है, स्टॉक चल भी जाता है और लोग निवेश करने के लिए दौड़ते हैं। ये पंप एंड डंप काइंड की डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम होती है, वहां पे ज्यादातर आपका नुकसान ही होगा, तो बहुत सोच समझ के वहां पे निवेश करिए। दूसरी चीज है लो फ्लोटिंग स्टॉक काउंटर्स। बाजार में माल बहुत कम है, इसलिए उनके दाम
उनके वैल्यूएशन बहुत ऊपर के लेवल पे दिखते हैं। तो वहां पे भी वैल्यूएशन को नजरअंदाज मत करिए। याद रखिए कौन सा स्टॉक मोमेंटम में है, कहाँ पे पंप एंड डंप या डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, वो सारी चीजों से थोड़े दूर रहिए। वहां पे अगर ट्रेडिंग करना है तो बहुत छोटी सी अमाउंट में स्टॉप लॉस की लिमिट करके करिए, बेहतर है कि आप उसे अवॉइड ही करें। तो इस प्रकार की सावधानी इस मार्केट में भी बरतनी जरूरी है। नीलेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमारे लिए समय निकाला, ना केवल इस बार के दिवाली आप हमारे लिए अच्छी बता रहे हैं, बल्कि आने वाली कई दिवालियों के रास्ते भी आपने अच्छे कैसे मनाए जाएं उसके रास्ते आज इस इंटरव्यू में खोले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपके भी दिवाली शुभ जाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। ठीक, अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। 133 पॉइंट की गिरावट आ गई है निफ्टी पर। देखते ही देखते इतना तो बाजार बढ़ा नहीं था आज जितना टूट गया। 24,800 मेंटेन किया हुआ था, वो भी गया और वो लेवल्स तब गए। अच्छा, बैंक निफ्टी भी मैं आपको बताता हूँ, 52,500 थोड़ी देर पहले मैंने ही आपको दिखाया था कि देखिए 52,500 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, आप देख लीजिएगा अच्छे से। तो आपने उस 52,500 में से 500 पॉइंट पूरे साफ कर दो और आ गया निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी लाल निशान में। सोचिए मार्केट के अंदर क्या है। एक और पॉइंट आपको दिखाता हूँ, इंडिया विक्स देखो अब 7% ऊपर है। जब बाजार खुला था बाजार के पास स्ट्रॉन्ग गेंस थे, 100 पॉइंट निफ्टी का था, करीब 500-400 पॉइंट बैंक निफ्टी के आगे, लेकिन इंडिया विक्स हार नहीं मान रहा था। इंडिया विक्स ये इंडिकेट कर रहा था कि कुछ तो ऐसा हो रहा है मार्केट के अंदर जो दिक्कत की है। अब आप देखो 7% इंडिया विक्स बढ़ा है, 7% इंट्राडे। एक बार भी ये मौका नहीं दिया इसने गिरने का, नॉन स्टॉप बढ़ता रहा। जैसे जैसे इंडिया विक्स बढ़ा वैसे वैसे बाजार नीचे आया। मेरे को और आपको कोई खबर नहीं पता, सिर्फ हम इतना ही चला पा रहे हैं कि हाँ बाजार में गिरावट बढ़ी है, बाजार में ऊपर से फॉल उतना आया है, लेकिन किसी को इसके पीछे के रीज़न नहीं पता। अभी कोई आदमी ये खड़े होकर कह सकता नहीं ये अर्निंग्स का आया है, तो अरे भाई अर्निंग्स आई थी तो अर्निंग्स तो 100 पॉइंट निफ्टी में भी थी, 400 पॉइंट के बैंक निफ्टी में भी थी। तो बाजार के अंदर ऐसा क्या है? देखिए बाजार ऑलरेडी मैंने आपको सुबह भी एक बार हल्का सा पॉइंट नोटिस करवाया था कि इसका जो ओपन इंटरेस्ट है ना निफ्टी और बैंक निफ्टी का, काफ़ी हल्का हो गया। थोड़ा सा भी धक्का देते हैं ना तो बहुत तेज़ी से आगे जाता है और बहुत तेज़ी से पीछे भी आता है। थोड़ा लाइट हो गया मार्केट, ठीक है, थोड़ा हैवी नहीं रहा अब। दूसरा पॉइंट, इंडिया विक्स को आप क्लोजली ट्रैक करो और साथ में एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको नोटिस करवाई थी। 120 शेयर थे, 55 शेयर करीब करीब F&O के बढ़कर चल रहे थे। बजरा वो भी दिखाना, उसके बाद ईबली प्लेट भी दिखाना जो भी आपने दिखाई थी। अब 30 ही शेयर रह गए हैं, यानी कि ज़्यादातर शेयर अपना मोमेंटम आज खो चुके हैं। ना केवल खो चुके हैं बल्कि अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को भी तोड़ रहे हैं। थोड़ा आराम से शांति से बैठिए। मार्केट ये सिर्फ और सिर्फ ज़ोर से शेक कर रहा है, लेवल्स में कुछ डैमेज नहीं है। अब आप जरा दिखाओ ये वाले फ्यूचर वाले प्लेट, इसमें जो ओपन इंटरेस्ट देख पा रहे हैं वो 0.5% भी नहीं है कायदे से अगर देखा जाए, लेकिन मार्केट ने ऊपर से स्तर को खोया, थोड़ा प्रीमियम भी कम किया। ऐसे निफ्टी का भी दिखाना, निफ्टी का भी दिखाओ, उसमें भी आपको ओपन इंटरेस्ट चेंज दिखेगा, वह 0.03%। तो जो टूट रहा है, जो बढ़ रहा है, बिना वॉल्यूम बिना पार्टिसिपेशन के हो रहा है, इसलिए बहुत छोटे में फॉल और बहुत छोटे में राइज ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि डेप्थ नहीं है ना, पावर नहीं है, प्रेशर नहीं है, ठोसनेस नहीं है, डेंसिटी नहीं है, जो आप बोलना चाहें वो नहीं है मार्केट के पास। इसलिए बाजार स्विंग करता है, ऐसे से जॉल्ट कर रहा है, हिल रहा है बहुत ज़ोर से, और हिलते में कहीं आपको लग रहा है कि अरे नहीं भाई चलेगा, अरे कहीं लगे टूटेगा, इस तरह से फीलिंग आपके माइंड में आ रही होंगी। खैर एनी हाउ, इंडिया विक्स और एडवांस डिक्लाइन की रेशो, ये सब कुछ हमने आपके सामने रख दिया और यही इंडिकेशन थे जो मोटा मोटी हम आपके सामने पॉइंट्स नोटिस भी करवाना चाहते थे। आगे बढ़ें, अब 2-4 मिनट के बाद विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उनसे फिर हम एक बार ज़रा कमोडिटीज़ का आउटलुक भी लेंगे। फिर मिस्टर कमलाकर भी हमारे साथ होंगे, उनका भी एक व्यू पॉइंट हम आपके सामने रखेंगे कंपनी स्पेसिफिक। 145 पॉइंट की गिरावट के साथ अभी मार्केट ट्रेड हो रहा है। दो चीज़ें चलो मैं आपको और नोटिस कराता हूँ, जब इतना सब बात हो ही गई तो डाटा के अंदर और चीज़ दो चीज़ जो स्क्रीन पर भी लगी हुई हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक में बिल्कुल अलग अलग। HDFC बैंक के तो नंबर्स थे, इसलिए उसने 1730 पे आके अपने आप को रोका। बैंक निफ्टी 400 पॉइंट 500 पॉइंट नीचे आ गया, लेकिन HDFC नीचे नहीं आया।
HDFC अभी भी 1730 पे खड़ा है। इसका मतलब नंबर्स का इम्पैक्ट मार्केट में अच्छे से विजिबल हो रहा है। आज अगर नंबर्स नहीं होते HDFC बैंक के, आपको लगता कि 1730 से खड़ा रहता, 50 रुपये ऊपर खड़ा रहता? नहीं रहता। आप भी बात अच्छे से जानते हैं। तो नंबर्स का इम्पैक्ट है, ये बात तो आप भी और मैं समझ गए अच्छे से। दिखाओ जरा कोटक महिंद्रा बैंक। आज उसके नंबर्स ख़राब आए थे और उसने काफ़ी हद तक डैमेज पहुंचाया। ऑलरेडी बैंक निफ्टी के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक सबसे ज़्यादा गिरने वालों में से बन गया। 5.5% तक की गिरावट इसके अंदर आई है। एक दो शॉर्ट्स में आपको और दिखाता हूँ जहाँ पे एग्रेसिव शॉर्टिंग हुई है आज। एग्रेसिव मतलब एग्रेसिव, ठीक। आप देखिए जरा इंडिया मार्ट का शेयर दिखाओ आप, और एक जरा RBL दिखाओ, और जरा टाटा कंज्यूमर्स दिखाओ। और ये तीनों शेयर हमने मार्केट में शुरुआत होने से पहले आपको नोटिस भी करवाए थे। गुरांग सर भी कह रहे थे कि हाँ RBL बैंक के नंबर्स ख़राब हैं। ये इंडिया मार्ट आपकी स्क्रीन पर 16% नीचे, टाटा कंज्यूमर्स 8% नीचे। ये सारे वो शेयर हैं जो कि पक्के शेयर्स हैं। ऐसा नहीं कि इनमें कोई वॉल्यूम की दिक्कत होता है, ट्रेड की दिक्कत है, इंस्टीट्यूशंस की दिक्कत है, नो, रिजल्ट्स की दिक्कत है। वाई कोटक महिंद्रा बैंक 5%। एक और कंपनी भी टूट रही है, वह मन्नापुरम। एथिकली नहीं टूटनी चाहिए थी लेकिन टूट रही है, वो भी आज करीब 5% नीचे। और इन सब में सिर्फ एक इंडिया मार्ट को छोड़ दूँ ना, सब में वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन बहुत ज़ोरदार है। खासकर RBL बैंक और टाटा कंज्यूमर्स आज मेरे को लगता नहीं कि जल्दी जल्दी ऊपर आएंगे। डाटा देख के बिल्कुल नहीं लग रहा कि ऊपर आने वाले हैं, बस इन्हीं सब में ही हैं। थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। ये मन्नापुरम भी जल्दी जल्दी ऊपर नहीं आएगा आज, इसलिए कोई भी एक्सपेरिमेंट बाइंग ऑन डिप्स वाले थोड़ा स्थगित करके रखिएगा। इस पे ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेना, समझना, देखना, ट्रेड करना, ये थोड़ा सा अवॉइड करके रखिए। एक बार ज़रा अडानी ग्रुप के शेयर्स भी दिखाएंगे आप। अडानी ग्रुप के शेयर सारे फायर करना स्क्रीन पर। वहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं है। हाँ, परसेंटेज में भी कोई 1 से 1.5% नीचे है। जैसे मैक्स टू मैक्स टूटने वाला जो इनका शेयर है वो अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस है, जो सिर्फ 1.5% नीचे है। और कोई भी शेयर ऐसा नहीं है कि जो 1.5% से ज़्यादा की गिरावट हो। तो 2-4 बड़े सेगमेंट्स में अगर आप चेक कर रहे हैं तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप टोटल समग्रता में अगर देखेंगे तो बाज़ार ख़राब है, विक्स बढ़ा है। कोई ना कोई बात ज़रूर है जो सिस्टम के अंदर है, समझ में आ रही है सभी लोगों को।